यहाँ पे एज पर डेटा 2014 के बाद अप्रोक्स 28 इंडियन जर्नलिस्ट का खून हो चुका है। ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा है, उसके ऊपर कितने होंगे वो पता नहीं। और अभी आप देखो कि प्रेस फ्रीडम में हम कितने पीछे जा प्रेस चुके हैं। फ्रीडम में बता रहा है 151 रहेंगे आउट ऑफ 180। एनडीटीवी अडानी वाले का है, फिर नेटवर्क 18 रिलायंस का है, जी मीडिया है, पब्लिक रिपब्लिक टीवी भी है, उनके ओनर्स भी सारे ऐसे हैं। इवन आप लोकल गुजराती मीडियाज भी देख लो, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। अच्छा, रियल एस्टेट में वही सारे लोग ओन कर रहे हैं। आपने रवीश कुमार देखा, आपने अजित अंजुम देखो, सारे लोग जितने भी मीडिया में काम कर रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। चैनल जो बीच में इतनी चिल्ला के आपके तक आप तक खबरें पहुंचा रही थी, फेक न्यूज़ पहुंचा रही थी, उसकी वजह से डिजिटल पे लोगों को भरोसा होने लगा है। व्हाट्सएप मीडिया में जैसे फेक न्यूज़ सारे चलते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आईटी सेल इतना एक्टिव है, डेटा इतना सस्ता हुआ है, उसकी वजह से वो पूरे मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, बल्क में सब बेचते ये सारे 40s प्लस वाले ज़्यादा अपने जो मेरे पापा क्योंकि है, वो सारी जनरेशन है ना, वो लोग के भाई जो कल तक हमें बोलते थे कि मोबाइल कितना यूज़ क्यों करते हो, अभी वही मोबाइल नहीं छोड़ते और आपको भेजेंगे यार कोरोना तो गौमूत्र और गोबर से चला जाएगा, उसके धुएं से। मामदानी ने बात की कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, अच्छा रोजगार देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे। उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने उसको सिलेक्ट किया ना। हाँ सही बात, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर सिलेक्ट किया, उसकी बातों को लेकर सिलेक्ट किया, नहीं कि वो अपना बंदा है उसके लगे, उसकी वजह से वो हो रहा है। जैसे भी विंटर्स अभी आ रहे हैं तो वैसे पंजाब के वहाँ से वो जो फसल जलाते हैं तो वहाँ से पूरा पॉल्यूशन जा के दिल्ली तक जाता है। तो इतने साल से सबको पता है, मेरे को भी पता है ये चीज़, पर उस पर कोई कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ फसल थोड़ी ना है, आपको सिर्फ डाइवर्ट किया जाता है वो फसल पे। बराबर। कितनी कंपनी है जो केमिकल छोड़ती है। आप असलियत में तो पॉल्यूशन वहाँ से हो रहा है। पेड़ कितने काटे जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अदानी के नाम। थाईलैंड जैसे छोटे देश में चले जाओ, वहाँ पे क्या IQ है, वहाँ पे सिविक सेंस क्या है। हमारे से छोटी इकोनॉमी, अपने से छोटे देश को तो देखो, हम कैसा है कि हम रिवर्स गियर में गए। हम अपने आप को कहते तो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्वगुरु, और वो विश्वगुरु तो बात दूर की है। हाँ, वो तो हम शिष्य भी अच्छे नहीं बन पा रहे कहीं के। तो गुरु की तो बात दूर की है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बड़े बड़ी बातें कर दी, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप जिसका झंडा पकड़ के दौड़ रहे हो, उनके बच्चे आपके साथ नहीं दौड़ रहे, वो कहीं पे अच्छी यूनिवर्सिटी में सेट है। आपके लड़के रोड पे जाके दौड़ रहे, पॉलिटिकल रैलियों का हिस्सा बन रहे हैं। आम आदमी पिसता है यार। आम आदमी पिसता है क्योंकि आम आदमी सोचता भी नहीं। थैंक यू सागर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए। थैंक यू। यस। अपने बात कर रहे थे अपना, आप जो स्टार्टिंग का करियर का बोल रहे थे आपने चालू किया, एक बार आप वापस बोल सकते हो कि आपने कहाँ से चालू किया, शुरुआत की? तो बेसिकली मैंने मास्टर इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन किया, तब से ही मैं इंटर्नशिप होती है हमारी, तो प्रिंट इंटर्नशिप होती है, तो वहीं से मैंने इंटर्नशिप शुरू की, दिव्य भास्कर में की 2 महीने। उसके बाद जो संदेश डिजिटल करके है, संदेश ग्रुप का, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप दूसरी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं अभी मेरे लिए यही करियर ऑप्शन है। तो वहाँ इंटर्नशिप शुरू की और वहाँ से मुझे जॉब ऑफर आई दिव्य भास्कर से। दिव्य भास्कर का जो फ्रंट पेज, जो मेन न्यूज़ जो रहते हैं, बराबर, उसमें एज ए ट्रेनिंग कॉपी एडिटर की मुझे जॉब मिली। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ सारे सीनियर्स बैठते फ्रंट पेज का जो न्यूज़ एडिट करते, क्योंकि साधारण रूप से पहले पेज पे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही उस पर आते हैं। तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई, उसकी वजह से मैं सीख पाया। ज़्यादा काम का बर्डन भी था, पर वो मुझे आगे करियर में काम आया बहुत ही। तो तुरंत ही जैसे मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ, BBC लॉन्च हो रहा था गुजराती में। अच्छा। और मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों बैठे थे, जस्ट हमारा कॉपी एडिटिंग का काम ख़त्म हुआ था और पेज रिलीज ही होने वाला था न्यूज़ का। तो वो सोच रहा था कि अप्लाई करे या ना करे। मैंने बोला यार इतनी बड़ी BBC, इतनी बड़ी लेगेसी वाली संस्था है, हमें क्यों लेंगे, हम तो इतने फ्रेशर्स हैं। वो बोला मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तुम्हें इच्छा है? मैंने बोला चलो कर लेते। तो मजाक में कर दिया। लग तो रहा ही था कि नहीं होगा सिलेक्शन, पर
रिटन एग्ज़ाम थी जैसे जीपीएससी यूपीएससी में होती है, उतनी ज़्यादा मतलब वो वाली नहीं थी, पर रिटन एग्ज़ाम थी, उसके बाद इंटरव्यू था और फिर सिलेक्शन होने वाला था। और मेरा तो ऐसा था कि मैंने इसी वजह से अप्लाई किया था, और मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया था। बीबीसी का पूरा डेस्क है जो, पॉलिटिक्स वहाँ पे होता है इसीलिए। ना पूरा डेस्क सारी लैंग्वेज का वहीं बैठता है, अच्छा, वहाँ हेड ऑफिस है। तो मुझे लग रहा था कभी घर से दूर नहीं रहा, मैंने बोला इस बहाने मैं घर से थोड़ा दूर रहूँगा, थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम महसूस करूँगा। पर जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूरी बातचीत में उनको ऐसा लगा कि नहीं, आप फील्ड पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, आप हमें ऑफिस में नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अहमदाबाद में आपको काम करना पड़ेगा, आपको अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो बताइए, वरना हम दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला इतनी बड़ी संस्था है, मैंने खुद सैलरी वैलरी कुछ पूछा नहीं, मैंने बोला काम ही करना है। सीखने का होता है स्टार्टिंग में वाली सीखने का ही वही था कि ऐसी संस्था में रखे ही क्यों, और ये तो रख भी रही है और सैलरी भी दे रही है। तो मैंने बोला जुड़ तो जाना ही है। और वैसे ही जुड़ गए। 1.5-2 महीने का ट्रेनिंग होता है बीबीसी का, और उसमें बीबीसी के हेड ऑफिस से लोग आते और वर्ल्ड क्लास जर्नलिज्म ट्रेनिंग देते। सारा कुछ जो भी सीखा वहीं सीखा। अच्छा, जो मेरा डेवलप हुआ जर्नलिस्टिक अप्रोच वो भी वहीं हुआ। फ्रीडम पूरी दी जाती थी। आप वहाँ पे कम्युनिकेशन इतना बढ़िया था कि आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, कोई भी कहानी कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, रिजेक्ट हो रही है तो उसका रीज़न भी जान सकते हो। वो सारा कुछ वहाँ सीखा, और उसकी वजह से जहाँ तक आज पहुँचा हूँ। वेरी गुड यार। जी जी। बेसिकली आप बोल रहे हो कि इंटर्नशिप और वो आपने 1 साल समथिंग किया होगा। तो इंटर्नशिप के पीरियड में आपको क्या करवाते? सारी चीज़ें करवाते? मतलब एक रोल क्या होता है टिपिकल जर्नलिस्ट का? इंटर्नशिप ऐसा है कि ये गेटवे हमारा कहीं पे घुसने का। 100%। ज़्यादातर लोगों को अभी मैं जो देख रहा हूँ हमारे ही फील्ड के बच्चे, तो उनका ऐसा रहता है कि इंटर्नशिप के टाइम पे उनको अपनी चॉइस चाहिए कि मेरे को दिव्य भास्कर में तो जाना है, पर उस वहाँ पे मुझे ये करना है। अच्छा, तो वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म, पुलिस, पॉलिटिक्स, ये सब ऐसी चीज़ें 24 घंटे का काम है। सही बात है। आप वहाँ पे, क्योंकि उसको परिवार भी संभालना है, उसको उसकी डेडलाइन है जहाँ पे उसको न्यूज़ डिलीवर करना है, 2 लोगों से मिलना है, क्योंकि ये पर डे कम्युनिकेशन वाली चीज़ है। एआई जैसा इसका है नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे वो जवाब दे देगा। तो वो आज के लोग नहीं समझते, उनको सीधा ही वो काम चाहिए। आप कहीं से भी घुसोगे, सारी चीज़ें आपको आगे जाके काम आएगी। अगर मैंने ये इंटर्नशिप नहीं की होती संदेश डिजिटल की, अगर मैंने दिव्य भास्कर में काम शुरू नहीं किया होता, तो मुझे बीबीसी नहीं पसंद करती, क्योंकि मेरे पास वही एक्सपीरियंस आगे जाके काम आया। तो वहाँ मैंने जितना भी मैंने ट्रांसलेशन सीखा, गुजराती टाइपिंग कैसे करते वो मैंने सीखा। गुजराती टाइपिंग अब आज के तौर पर जो गूगल पे करते वो वाला नहीं होता न्यूज़पेपर में। अच्छा, ऐसा? क्योंकि आपकी स्पीड भी अच्छी नहीं रहती, उसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बहुत सारी होगी। तो वो जो टाइपिंग होता है वो वहाँ पे सबसे पहली बात है, आपको गुजराती जर्नलिज्म में काम करना है तो गुजराती आनी चाहिए, गुजराती टाइपिंग आनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें मैंने सीखी। 2-2 पेज ट्रांसलेट करवाते थे, मैं करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि वैसे तो ऐसे अपॉर्चुनिटी कौन देगा, काम आएगा ही आगे। मतलब सीनियर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि इसको ट्रांसलेट कर दो। हाँ, शुरुआत में आपको वही काम दिया जाएगा। आपको ऐसा तो नहीं बोला जाएगा कि नहीं हाँ ये लो स्टोरी कर दो, ऐसी कहानी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर दो। बट ऑब्वियस है, अगर आपको देखेंगे कि ये लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं, फिर आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करेगा, वरना किसी को टाइम नहीं है आपके ऊपर इन्वेस्ट करने का। तो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं उनको स्टार्ट ऐसा होता है कि भाई ट्रांसलेशन करो कि XYZ ऐसा छोटे-छोटे काम। हाँ बिल्कुल, अगर आप पहले से वो सीखे हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी होता है कि पहले काम कर रहे हैं और फिर मास्टर्स या बैचलर कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनको वो ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एकदम फ्रेशर है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हो ही सकता है, 2-4-3 घंटे भी हो सकता है। मेरा शेड्यूल सुबह से ऐसा रहता था, सुबह 8 बजे कॉलेज, 8 से 12। मैं यहाँ से 22 किलोमीटर दूर रहता हूँ। वहाँ से मैं सुबह निकल रहा था 8 से 12, 1-2 बजे तक कॉलेज, वहाँ से सीधा इंटर्नशिप, रात को 11 बजे छूटता था और सुबह वापस 8 बजे शुरू। तो वो सारी जो चीज़ें, उसकी वजह से मैं बीबीसी तक पहुँच पाया था। वरना मैं भी, कई सारे लोग अच्छे मार्क्स भी है उनके, अच्छी, आपके बैच के? हाँ हमारे बैच के, आसपास के बैच के, पर वो अभी भी भटक रहे काम के लिए। हमें क्यों काम मिला था? क्योंकि हमने पूरा डेडिकेशन से काम किया, उसकी वजह से लोगों ने हाथ पकड़ा। मैं अकेला वो मेंबर था दिव्य भास्कर में, इतने सारे सीनियर लोग थे जिसकी फेयरवेल हुई थी।
एक ही साल मैंने वहीं काम किया, लोगों से मैं इतना जुड़ा था क्योंकि सारे सीनियर्स थे, सभी कुछ, सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है, सबके पास मैंने कुछ ना कुछ सीखने की मैंने तैयारी बताई, कुछ ना कुछ सीखा, उसकी वजह से मुझे आगे लोगों अभी भी मुझे याद करते हैं, अभी भी मैं उनसे मिलता हूँ, बात होती है फ़ोन पे, तो सारी चीज़ें काम तो आगे कुछ ना कुछ तरीके से आती है। मतलब आपकी नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी थी पहले से ही कि ना आप ने मतलब लोगों से मिलते हाँ, थे वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि लोगों से मिलना पसंद था, उसी वजह से मास्टर इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर रहा था, वरना तो एमबीए था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, समझ कुछ कुछ भी कर लेते। और पहले मैंने बैचलर में थिएटर किया, तो मेरे थिएटर के जो मेरे सर थे, उन्होंने बोला कि ये कोर्स तेरे लिए अच्छा है क्योंकि तेरे में लग रहा है कि तू ये कर पाएगा। अच्छा। तो वरना मुझे तो मालूम भी नहीं था क्योंकि छोटे से गांव से आते, बैचलर किया, बैचलर के बाद स्वाभाविक है कि लोग ऐसे ही सोचेंगे कि इंजीनियरिंग करो या बीकॉम कर रहे हो तो एमबीए कर लो, फिर वापस जाके धंधे पे बैठो। सही है। पर उसकी वजह, थिएटर की वजह से एक्टिंग करते करते मैं इस तरफ आया और अच्छा। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी स्किल अच्छी है। पहले से फिक्स नहीं था कि मेरे को फिक्स बिल्कुल नहीं था। और जितने भी हमारे वहाँ एक ही हमारी जो परमानेंट फैकल्टी थी, क्योंकि ये पूरा फील्ड ही ऐसा है कि आपको रूम में बैठ के नहीं पढ़ाया जा सकता, तो जितनी फैकल्टी आती थी वो अपनी फील्ड में जितनी एक्सपर्टीज उनकी रहती है वही पढ़ाने आते थे, तो सारे लोग किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बनना था। बराबर। पर मुझे जब पूछते थे, मुझे कुछ मालूम नहीं था, और उन लोगों ने बताया भी कि तुझे नहीं मालूम है तो तेरे लिए अच्छी बात है, ताकि तू सब चीज़ ट्राई करके हाँ, फिर तू आप ट्राई कर करके सकते हो। तुझे पता चलेगा। वहाँ पे हमारा एक साल 6 महीने का प्रिंट जर्नलिज्म रहता था, एनजीओ होता था, इवन रूरल जर्नलिज्म रहता था, हमारा सारी ट्रेनिंग्स होती थी, उसमें से फिर जो अच्छा लगे आप करो। एक्टिंग रहता था, रेडियो वर्कशॉप रहती थी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, सब कुछ 2 साल में कवर होता था। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मेरे लिए तो ये अच्छा है। ओके। जी जी। आप बोल रहे हो नेटवर्किंग स्किल्स कैसे डेवलप करें फिर? नेटवर्किंग स्किल की सबसे पहली बात है, आप जैसे हो हम्म। वैसे ही सामने वाले के साथ बात करो। ओके। बराबर, ज़्यादा आप ऐसे बोलोगे कि नहीं, चिपकू टाइप आप करोगे तो मेरे भी क्लास में कई लोग थे जो फैकल्टी से चाटते बहुत जैसे निकल, हाँ वही आप सीधा बोल सकते, जैसे ही फैकल्टी कोई बाहर निकल रही है तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसका नंबर लेंगे, वैसे वो आपको याद नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, आपके काम से ही आपका नाम होगा। मैंने उस टाइम पे ये सब ना करके मैंने सोचा कि कहाँ कैसे इंटर्नशिप मिलती है वो भी नहीं मालूम था मुझे। बराबर। मेरा 2 दोस्त है, हम तीनों अभी फील्ड में काम कर रहे, तीनों लोग हम एक बाइक पे जाके हर एक न्यूज़ की जो भी संस्था है वहाँ पे जाके हमने इंटर्नशिप रिसेप्शन पे जाके मांगी, हमें पता भी नहीं था कहाँ जाके मांगनी चाहिए। तभी एक हमारे फैकल्टी ही मिल गए वहाँ पे, अरे बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। हमने बोला कि इंटर्नशिप के लिए आए, तो अच्छा आ जाओ। इतने एफर्ट्स डाले तभी, अब अगर क्लासरूम में चाटते तो वो हम इग्नोर ही करने वाले थे। अभी जितने फैकल्टी आते सभी मुझे फील्ड में मिलते, मेरे काम से जानते, नहीं कि मैंने उस टाइम नंबर ले लिया होगा तो उस वजह, मतलब आप जैसे हो वैसे रहो, जो काम आपको आता है, जो काम आपको करना है वो करते रहो, एकदम नेचुरल तरीके से आपका नेटवर्किंग होगा होगा और होगा ही। लोग आपको पहचानेंगे आपके काम से, जैसे आप मेरे तक पहुँचे, वो मेरे काम की वजह से पहुँचे, वरना मैं चार्ट के सामने ऐसे आपसे बात करता तो आप बिल्कुल मुझे इग्नोर करते, वो 100% था। और वैसे ही मैं भी कोई मेरे पास आता है तो मैं भी करता हूँ। सेम सेम सेम। तो वही बात होती है कि अपने काम से पहचानना हो तो ही लोग आपको पसंद करते हैं। वैसे ही नेटवर्किंग होता है, जैसे और सारे जितनी फील्ड है उसमें होता है, उसी तरह इसमें भी ऐसे ही होता है। जी। तो अभी भी आप सारे सारे लोगों से टच में हो जो पहले जो मिले थे हो? बिल्कुल, सीनियर्स मैं हो सब? हाँ, सबसे तो टच में नहीं रहा जा सकता क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ चुके होते, पर जब भी टाइम मिलता है मैं जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, क्योंकि ये काम ही है लोगों से मिलना, तभी आपको और नई कहानियाँ मिलेगी और नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो हर रोज़ इसमें कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, इसी वजह से ये फील्ड भी मुझे पसंद है। तो अभी भी हर रोज़ 2 आदमी से तो मिलना ही मिलना है। फिक्स ही है। जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी आप फील्ड में जाते हो तो मतलब ऐसा न्यूज़ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है आपको पता चलता है, उस वो स्टेप बाय स्टेप मेरे को समझाओगे? कुछ सपोज यहाँ पे कुछ हो गया तो आपको सीनियर बोलेंगे कि भाई जाओ वहाँ जाके कवर करो, हाँ हाँ कि उससे पहले ही आप पहुँच जाते हो, आपको पता ही रहता है? इस पे 2 तरीके से रहता है।
कि एक प्री प्लान जो भी कुछ रहता है, जैसे रैलियाँ है जिसकी परमिशन ली गई है या नहीं भी ली गई, प्रोटेस्ट वगैरह जो होता है वहाँ जाके तुरंत ही वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस उनको उठा लेती है जैसे कि। तो जो प्री प्लान है वो तो प्रेस नोट वगैरह कुछ आ ही जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, क्योंकि इतने साल काम करते हो तो आपके हर एक जगह आपके संपर्क रहते ही होंगे, और ग्रुप में आपको उन्होंने ऐड किया होगा कि कल हमारे यहाँ ये होने जा रहा है। कहीं से भी उनका जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो आपको बताएगा, उसके अलावा उसमें टीम में से कोई बताएगा, वरना कोई ना भी बताए तो और भी रिपोर्टर जो दोस्त है बताएंगे, अरे कल ये होने जा रहा है, तू कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो लाइव रहने की वजह से वो हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अपने कोई कलीग बताए, सीनियर बताए कि ये होने जा रहा है, कवर करना है, कैसे करोगे। अगर मेरे सीनियर है तो मैं उनसे बोलूँगा कि ये हो रहा है, कवर करने के लिए जाए या ना जाए, करे तो कैसे करे। तो ये दोनों तरीके हैं, तो वैसे पता चलने लगता है। ओके, सपोज इन जनरल ऐसा कुछ ना हो बट कभी कुछ हो गया, जैसे अहमदाबाद में कुछ हुआ, तो वो आप तरस जाते हो या फिर आपको ऊपर पूछना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा अभी सर न्यूज़ आया है तो अभी क्या करे, करे ना करे, और ये सारी चीज़ें? तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आप किसी भी कंपनी के लिए, संस्था के लिए काम करते हैं तो आपके ऊपर सीनियर रहते हैं, तो उनसे आपको एक बार परमिशन लेनी पड़ती है कि ये हो रहा है। ज़्यादातर न्यूज़ के मामले में उनको भी पता है कि इसका रेलेवेंस कितना है, क्या है, तो लोग देखेंगे तो फिर आप जाते हो, देखेंगे हाँ। की वजह से मैंने जो बीबीसी में काम किया, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, हमारे लिए लोग देखेंगे ना देखेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कितना इसकी रेलेवेंस कितना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि नहीं चाहिए। व्यूज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं थे, बराबर। उस हिसाब से हम कवर करते थे। जैसे कि LGBTQ की प्राइड परेड है, तो सारे मीडिया कवर नहीं करेंगे आमतौर पर एज अ बीबीसी, क्योंकि थर्ड जेंडर को हम सपोर्ट करते हैं तो हम बिल्कुल कवर करेंगे, क्योंकि जो मीडिया जिसको कवर नहीं करता, जैसे माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ में महिला आती है, बच्चे आते हैं, इवन बाकी जहाँ जैसे हम यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, तो बाकी पारसी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो माइनॉरिटीज़ है, तो उनको हम ज़्यादातर कवर करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है जर्नलिज्म कि माइनॉरिटीज़ की आवाज़ मेजोरिटी से कम लोगों तक पहुंचती है, तो हमारी जिम्मेदारी है एज ए जर्नलिस्ट। जैसे किसान है, आदिवासी है, दलित है, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो कभी नहीं बताएगा। तो बीबीसी की हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार से ही होती थी, और वहाँ पे इतनी फ्रीडम मिलती थी, हर जगह नहीं मिलती, उनकी सब लोगों की अपनी अपनी हिसाब होते, पर बीबीसी में वो होता था, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, यहाँ पे कोई कोई कॉरपोरेट नहीं बैठा होता जो आपके ऊपर नज़र रखता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक ही फंडिंग करती है, उससे ही हमारी सैलरी होती है, तो उसकी वजह से। बीबीसी में फ्रीडम मिली वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारी जगहों पे फ्रीडम नहीं होती कि भाई ये चीज़ इतनी ही करनी है, ये चीज़ से ज़्यादा नहीं, और नैरेटिव्स भी बहुत सारे अलग अलग फैलाते हैं सारे न्यूज़ चैनल्स। क्योंकि बीबीसी 100 साल से ज़्यादा हो गए अभी, और पहले भी जब मैं बीबीसी उसी वजह से याद था, जब मैं मेरे दादाजी के पास बैठता था तो उनका बोलना था कि हाँ बीबीसी में आया मतलब सच्चाई होगा। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ की जो न्यूज़ थी, उसके अलावा मच्छू डैम जो टूटा है हमारे वहाँ, तो बीबीसी ने सबसे पहले खबर दी, ऐसी बातें होती थी। वो उस चीज़ें की वजह क्या है कि बीबीसी पे लोगों का विश्वास है, और वही विश्वास को लेके बीबीसी आगे काम करती रही। हमेशा हमारी हर साल ट्रेनिंग रहती थी, अच्छा। ताकि हम भूल ना जाए कि ये काम करना है हमें, और ट्रेनिंग एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहती थी। एडिटोरियल, फील्ड पे जाके कैसा काम करना है, फील्ड पे जा रहे हो तो अगर कहीं पे फ्लड आया तो वहाँ पे कैसे काम करेंगे, कहीं पे बॉम्ब फटा है तो वहाँ पे कैसा काम करेंगे, कहीं पे और कुछ चीज़ गोलीबारी हो गई है, हुल्लड़ हो गया है, वहाँ पे कैसा काम करेंगे, सारी चीज़ें उस फील्ड ट्रेनिंग में सिखाई जाती थी। अगर आपको कुछ चोट लगी रही है तो कैसे उसका काम करेंगे, अपने जो कलीग है उसको मदद कैसे करेंगे, सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। उसमें वर्ल्ड के बेस्ट एक्स आर्मी ऑफिसर्स की एक संस्था है, वहाँ से लोग आके हमें सिखाते थे। अगर सांप भी आपको काट जाए तो कैसा आपको उस पर पट्टा लगाना है, अगर गोली लग रही है तो कैसा पट्टा लगाना है, सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। आम आदमी को तो पता ही नहीं था कि जर्नलिस्ट का इतना सारी चीज़ें उनके पीछे वो भी लगती है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जर्नलिस्ट को भी नहीं पता होगा, ये तो बीबीसी जैसी संस्था में हमें काम अभी करने को यहाँ पे मिला। इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में आमतौर पर मैंने जितना देखा। सुना है, गुजरात में तो नहीं है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके। इंडिया में शायद बड़ी संस्था और कभी शायद देती होगी ट्रेनिंग,
पर ये वाली ट्रेनिंग तो मैंने भी जब बीबीसी में सबसे बढ़िया ट्रेनिंग यही थी, और ये रिपीट होती थी ताकि आप भूल ना जाओ। और सही में वो जब रिपीट ट्रेनिंग में आपको पूछेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें एज ए ह्यूमन बींग आप भूल भी सकते हो, पर वो आपको बार बार सिखाया जाता था कि सीपीआर कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती थी। पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब आपने इंटरनेशनल, कहने का मतलब जो संस्था के लिए आप काम जी करते हो बिल्कुल तो बिल्कुल। और इवन गाड़ी रिपेयर करना सिखा देते थे क्या कि बात कहीं कर पे रहे आप, हाँ, कहीं पे गाड़ी बिगड़ी तो कैसे आपको काम करना है, कहीं पे आपका किडनैपिंग हो गया तो कैसे आपको बात करनी है सामने वाले से, हो? जर्नलिस्ट के कैसे। पास ऐसा बहुत होता है नहीं कि भाई थ्रेड्स और वो सारी चीज़ें थ्रेड्स तो आते रहते, थ्रेड्स तो बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो वो रूटीन हो गया है। तो वो तो बहुत सारी थ्रेड्स को हम वैसे लेते भी नहीं है। ऐसा क्या अरे होगा, चलो अरे ना ठीक है, गया। हाँ, अरे तू क्या बात है। तू थ्रेड देगा यार। शुरुआत में डर लगता है, डर सभी को लगता है, हाँ, पर अभी वो बहुत रूटीन हो गया। एक्सपीरियंस होने हाँ, के वो बाद तो रूटीन हो गया, फिर पता चल जाता है कि इसमें कितनी चिंता करने की ज़रूरत है। 3-4 साल आप हो जाते हैं, फिर आपको पता ही है कि भाई हाँ, ये थ्रेट है, ये नहीं हाँ, है, ये हाँ, सिर्फ हाँ, बोलता ही है, कुछ वो करता आपको नहीं। देख के पता चल जाता है कि नहीं नहीं ऐसा तो होता रहता है। और किडनैपिंग में बोला, उस पर थोड़ा आप एक्स्ट्रा यहाँ इलाबोरेट पे करो ना। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें, क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड वाइड 42 हाँ, लैंग्वेजेस में काम करता है। पर यह है ब्रिटिश की ना, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग चैनल। हाँ कॉरपोरेशन हाँ। पूरा ब्रिटेन का है, तो 42 लैंग्वेजेस में ऑपरेट करता है। उसकी वजह से ऐसा है कि ट्रेनिंग सारी दी जाती है, क्योंकि हर जगह वॉर वॉर जर्नलिज्म भी बीबीसी कवर करता है, तो जहाँ जहाँ हर एक एम्प्लॉय को वो एक जैसा देखता है। यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, पर काफ़ी सारी जगह है वहाँ पे खून भी हो जाते हैं जर्नलिस्ट के। इंडिया में भी बहुत सारे, रिसेंटली आपने देखा होगा तो कई कई सारे पत्रकार मारे गए। हाँ, हाँ, तो वो वाला सीन है, तो उसकी वजह से ये सारी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है? सपोज आप किडनैप हो गए, तो फिर क्या करने का? पहले तो आपका जो बातचीत का तरीका है उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, आपको अच्छा, कैसे रिलैक्स रहना है एकदम। रिलैक्स रहना है, कैसे बातचीत करनी है, ज़्यादा जो है रिवील करना ही नहीं है चीज़ें, अच्छा, बराबर है। उनको, आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनसे अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो। कॉपरेट करो, और धीरे 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 जैसे जैसे चांस मिले तो वैसे आप उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश करो। और मतलब बीबीसी का ऐसा है कि पैसे से नेगोशिएट नहीं करते वो लोग, तो फिर तो पहले भी ऐसा हुआ है, क्योंकि इजी टारगेट हो जाता है किसी को भी, जहाँ पे भी गए कि बीबीसी वाला इसको आपके पापा को पता है कि आपके लिए पैसे देंगे ही देंगे, तो आपको बहुत इजी टारगेट हो सही कि है। आपको उठा ही लेंगे कोई ना कोई, क्योंकि पैसे यहाँ मिलने ही वाले, तो वो नरेशन सेट करना नहीं चाहते, और बहुत सारी चीज़ें जो एकदम पॉलिसी के हिसाब से जो रिवील ज़्यादा नहीं कर सकते। समझ गया। तो मोस्टली ये पहले हुआ है कि रिपोर्टर्स को बहुत उठा बहुत के ले सारे, जाते हैं। बहुत, हाँ, इंडिया में तो रिसेंटली आप देखोगे तो एशिया में रिपोर्टर्स की जो डेथ हुई है, उसका डेथ हुई या उनका खून मेरे हुआ, पास स्टैट था उसकी कुछ, हाँ। तादाद ज़्यादा है। रिसेंटली हमने उत्तराखंड में देखा, उससे पहले भी 2-3 रिपोर्टर है, जिसने एक छोटी छोटी बातों में, पहले तो ऐसा होता था कि बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तभी खून वून ऐसे ही आपको मिलेंगे एग्जाम्पल, पर अभी तो आप देखोगे तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्टर मार दे रहा है किसी को, उसकी लाश टंकी में से मिल रही है। ऐसी अभी तो हालात हमें देखने को मिले, क्योंकि इजी टारगेट है, और कोई लोग बोलने का भी तो हिम्मत करते नहीं है, जो रिपोर्टर बोलते हैं उसको उठा लेते हैं या मार देते हैं, तो फिर बस यही सिनारियो दिख रहा है अभी क्योंकि यहाँ पे एज पर डेटा 2014 के बाद अप्रोक्स 28 इंडियन जर्नलिस्ट का खून हो चुका है। ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा है, उसके ऊपर कितने होंगे वो पता नहीं है और अभी आप देखोगे प्रेस फ्रीडम में हम कितने पीछे जा प्रेस चुके हैं। फ्रीडम में बता रहा है 151 रैंक आउट ऑफ 180। तो फिर AQI में हमारे नंबर बढ़ा है, इसमें बढ़ा सारी है, गलत चीज़ में सारी इंडिया आ गलत, गए। हाँ, गलत चीज़ में आ गए, और प्राइड ले रहे हैं हम, सबसे बड़ी बात है। सिविक सेंस हो या कुछ भी हो, कहीं पे भी जाते हो आप, तो आपकी जो इज्जत, आप भी बाहर रहे हो, हाँ, आपको भी पता होगा, तो 100%। उसका प्राइड लेने का जो पूरा चक्कर है, रिवर्स गियर में जो हम जा रहे हैं, वो सब बोला तो जाता है हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पर कौन सा मीडिया कितना बोलता है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है यार। हाँ, मतलब अभी भी बिलीव तो कर ही रहे हैं कि ये दौर भी गुजर जाएगा। NDTV अडानी वाले का है, फिर नेटवर्क 18 रिलायंस का है, फिर जी, जी मीडिया है, रिपब्लिक टीवी भी है, उनके ओनर्स भी सारे ऐसे हैं। जी जी।
तो मतलब बड़ा मोस्टली जितने भी मीडिया हाउसेज है वो तो सब अपने लोग मतलब बिजनेसमैन ही हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेसमैन हैंडल कर रहे, कॉर्पोरेट, इवन आप लोकल गुजराती मीडियाज भी देख लो तो सारे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, अच्छा। रियल एस्टेट में वही सारे लोग ओन कर रहे हैं। तो वही सिनेरियो जो लोकल का है वही नेशनल का है, वहाँ बड़े कॉर्पोरेट है, यहाँ छोटे कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मीडिया क्या करेगी, आप तक न्यूज़ तो नहीं पहुँचाएंगी क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनडीटीवी पहले जब था तो कैसा चला और उसके तुरंत बाद अभी कैसा चल रहा है हम देख ही रहे, भक्तिमय माहौल एकदम हो गया है, बराबर है। और सरकार की वाहवाही करने के लिए पूरा उनका डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, उनके होर्डिंग्स है, उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो वैसे लोगों को माहिती पहुंचाने के लिए, और अभी तो फिलहाल तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके पास इतना फंड है, तो फिर मीडिया को तो हमेशा विपक्ष के साथ रहना पड़ता है ना। उनको शीशा दिखाना होता है कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप क्या अच्छा कर रहे हो वो दिखाने की हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा करने के लिए ही बिठाया है, क्योंकि वो तो आपकी जिम्मेदारी है इसलिए आप कर रहे हो। वो आप कुछ ऐसा उपकार नहीं कर रहे हो किसी पे कि हाँ हमने अच्छा कर लिया, वो तो करना ही है आपको। हाँ, रोड तो बनाने हैं, रोड तो बनाना ही है, अच्छा स्वास्थ्य देना ही, अच्छा शिक्षण देना है, अच्छा रोजगार देना है। वो नहीं दोगे तब हमारा काम है, तो तब हमें आपको सामने सवाल करेंगे। तो सागर भाई ऐसा हो नहीं रहा है यार इंडिया में, क्योंकि मतलब कुछ भी जैसे बीबीसी की अभी आपने देखा होगा गोधरा कांड बीबीसी वाली भी अभी, वीडियो आई। हाँ अभी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, उसके बाद आप देखो मेरी इंडिया में तो बैन थी यार, ऑस्ट्रेलिया था वहां पे दिख रही थी। हाँ इंडिया में तो तो इंडिया में तो completely बैन थी। उसके बाद आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज से पहले गुजराती देखो या हिंदी, कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस देखो, और अभी की हालत देखो बीबीसी की। मेरी छोड़ने की वजह ही वही थी। अच्छा। कि मैंने जो बीबीसी में काम किया, मैंने जो लेगेसी में काम किया, मैं जहाँ सीखा, मैं जहाँ मैच्योर हुआ, वही बीबीसी अभी शांत हो गया है, क्योंकि उनको इंडिया में उनका पूरा फंक्शन चलाना है, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ वो अभी छोड़ देना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है। तो उसकी वजह से मैंने 6 पेज का ईमेल लिखा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक पत्रकार अपने लिए नहीं बोल सकता तो वो लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता। पहले अपने लिए बोलना सीखना होगा। वैसे तो मुझे दुनिया बदल देनी है, पर मेरा कीबोर्ड कब से बिगड़ा हुआ वो कोई नहीं बदल दे रहा है। सही बात है। तो ये रियलिटी है यहाँ की, हमारी फील्ड की। तो उसी वजह से मैंने छोड़ा बीबीसी। मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था। मैं फील्ड का मानस हूँ, मुझे ऑफिस में बिठाए दे रहे थे और वहाँ पे और कहानियाँ दे रहे थे। मैंने बोला मुझे फील्ड में जाना है। काफ़ी सारी स्टोरीज हमारी इग्नोर होती रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं बस, क्योंकि मेरी वाइफ भी, उन्होंने भी जर्नलिज्म किया है, क्या बात वो अभी एनजीओ सेक्टर में है, और उनसे बातें होती रहती थी। मैंने बोला कि यार नहीं मज़ा आ रहा है। अच्छी सैलरी थी, गुजरात में कोई भी मीडिया जो सैलरी देता है उससे बहुत ही हैंडसम सैलरी बीबीसी देता है, पर मैंने सोचा काम के लिए मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, क्योंकि वरना तो मेरे फैमिली में सारे छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, पर सब बिजनेस में मैंने ये खुद से ये मैंने चूज़ किया है। तो बोला कि मज़ा नहीं आ रहा है तो कल से ही काम बंद कर दो। फिर मैंने सोचा क्या करें, तो मेरा एक दोस्त है, हम स्कूल से साथ में, मेरी वाइफ, मैं और वो, हम तीनों दोस्त हैं। तो उससे मिला, मैंने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तो बोला मैं भी अभी घुटन सी महसूस कर रहा हूँ, तो कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला तो मैं तो पूरा मेरा दिमाग में सेटअप है, बीबीसी वाले सारी ट्रेडिंग्स तो है ही, वैसा ही मीडिया बनाऊंगा एकदम फ्रीडम के साथ, पर वहाँ अपना होगा, वहाँ ज़्यादा फ्रीडम रहेगी, वैसा मैं सोच रहा हूँ। बोला तो चलो साथ में शुरू करते। फिर नाम सोच रहे थे कि नाम क्या करें, तो क्योंकि जैसे गुजरात हिंदी में स्वाभिमान बोलते, गुजरात में स्वमान, तो वही मेरा स्वमान ही वहाँ जा रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा था। उसकी वजह से तो मैंने जॉब छोड़ा। तो बोला कि नहीं वही नाम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, जो सरकार नहीं कर रही या और कॉरपोरेट नहीं कर रहा, तो नाम भी हम वही रखते हैं। तो हम 3 दोस्तों मिले साथ में और शुरू किया स्वमान। आज 8-9 महीना हो गए और बस छोटा सा बच्चा है स्वमान हमारा, और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस है। हमने ऐसा सोचा था कि कहीं पे भी हमारे खेत में बैठ के या किसी के घर पे बैठ के काम करेंगे, पर हमने अभी ऑफिस भी हमारी हो गई है, हमारा खर्चा निकल रहा है, ज़्यादा कुछ हम खर्चा वैसा नहीं कर रहे कि जैसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़े। तो इसलिए छोटे से सेटअप में हम चला रहे, पर लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोग प्यार करते हैं। लोगों के मुद्दे हम जहाँ जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचता है, हमारे लिमिटेड बजट में भी हम कच्छ जाके फील्ड रिपोर्ट करते हैं, हम सीआर बेट की बात करते हैं, जहाँ पे अभी भी पानी के लिए लोग प्यासे
पीने के पानी के लिए, वहाँ कॉरपोरेट कंपनी कैसे उन पे जुल्म करती है, सारी चीज़ें बताते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान में वॉर जैसी स्थिति थी तब सारे चिल्ला चिल्ला के ये आर्मी यहाँ घुस गई वहाँ घुस गई फेक न्यूज़ फैलाने में पड़े थे। तब हम जाके वहाँ पे दीव के पास फिशरमैन की वाइफ से बात कर रहे थे कि जिनके पति वर्षों से पाकिस्तान की जेल में, उनकी क्या हालत है। आप ये सारी चीज़ में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उनकी क्या हालत है, उनके पति इससे वापस आ पाएंगे कि नहीं। तो वो बात हम इस सब जो चिल्लाने वाला माहौल है उससे उससे अलग जाके वो हम लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सही है यार, आपके जैसे बहुत कम लोग हैं। क्योंकि होता क्या है, फिर जर्नलिस्ट हो जाते हैं तो फिर बोला चलो अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो रहे हैं, लोग पैसे भी दे रहे हैं, तो फिर क्या चाहिए, कंफर्ट जोन में सेट हो जाते हैं। जी, वही कंफर्ट जोन में नहीं। वैसे मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, मैं कहीं पे भी अभी छोटी मोटी जॉब ऑफर भी थी, मैं ज्वाइन भी कर सकता था, पर वो उसी वजह से तो ज्वाइन छोड़ा बीबीसी की, फ्रीडम नहीं मिल रहा है। फिर भी बीबीसी में जो फ्रीडम मिल रही थी और जगह से तो ज़्यादा ही थी, तो वो मुझे कम लग रही थी, तो ये तो मैं यहाँ काम तो करना ही नहीं वाला था। और बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, उनको काम करना ही है। आप सोचो तो मालिक का जो है दिक्कत है, रिपोर्टर को तो काम करना ही है। उनको सब मालूम है, वो फील्ड पे जाके सारी चीज़ें देख रहे हैं, पर उनकी भी होम लोन चल रही है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भी घर पे उनको पूरा चलाना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां जैसे हर एक फील्ड में रहती है, वो सारी जिम्मेदारियां, और उसके ऊपर फैमिली लाइफ नहीं है। आप अपने दोस्त की शादी में नहीं जा पाओगे क्योंकि आप कहीं पे और काम कर रहे हो, कहीं पे आग लगी है वहाँ पे आप लड़ रहे हो, और दूसरे फ्रेंड के फंक्शन में नाइट आउट्स ये वगैरह जो हर कोई करता है, ये काम इंसान नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ जो करता है वो नहीं कर पाएगा। कोविड में सब अपने घर बैठे थे, रिपोर्टर सारे सिविल के बाहर खड़े थे कि वहाँ एम्बुलेंस ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अपने जान के जोखम पे वहाँ पे काम कर रहे थे ना। पॉलिटिशियंस अपने घर पे आराम और से सब आराम कर रहे थे, कहीं पे गैस नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन, तो वो रिपोर्टर आपके तक वो खबर पहुंचा रहे थे ना। तो जैसे मेडिकल के जो सारा जो स्टाफ है उनको जितनी दिक्कतें रही होगी उतनी मीडिया वालों को भी रही होगी, फिर भी वो कर रहे हैं ना काम। और आप देखोगे कि कोई रिपोर्टर आपको इतना पैसे वाला नहीं मिलेगा। आप रिसेंटली आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल मिले जहाँ पे दिक्कतें हुई, 1-2 रिपोर्टर ऐसे आए जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से पकड़े गए और उनको सज़ा भी हुई है, पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए। पर ज़्यादातर ऐसा वर्ग है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उनको काम करना है पर उनके लिमिटेशंस है। तो सीनियर्स कॉम्प्रोमाइज होते तो फिर जूनियर्स क्या करेंगे? हाँ, उनको तो घर चलाना है ना, उनको सैलरी लेनी है, उनको भी, क्योंकि फील्ड में जुड़े और कुछ आता नहीं है। अभी जाके मैं मार्केटिंग शुरू करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि 8 साल से यही करता आ रहा हूँ। और एक बार आप जर्नलिज्म की फील्ड में जाओ, ये चख लो खून, फिर बाद में आप कुछ और नहीं कर पाओगे। आपको एक जगह बिठा दूंगा, आपके लिए वही बड़ी सजा है। वो बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रेस फ्रीडम यार, बस सच में यार इतना तो खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आपने रवीश कुमार देखा, आपने अजित अंजुम देखो, सारे लोग जितने भी मीडिया में काम कर रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, और फिर भी वो लोग फिर से खड़े हुए। उनको लगा कि नहीं, पूरी चैनल खरीदने से रवीश कुमार एक ख़त्म हो जाएंगे, पर ऊपर से और ज़्यादा व्यू के साथ वो आगे बढ़े, चैनल उनकी वो उससे ज़्यादा ग्रो की गई, वहाँ पे और ज़्यादा उनको फ्रीडम मिली। तो मतलब पूरा बूमरैंग साबित हुआ। जिन लोगों को सुनना है वो तो सुन ही रहे हैं। बट अभी यूट्यूब का जैसे सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, जी, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई लोग अभी टीवी पे न्यूज़ देखेंगे, उनको सब मोबाइल पे आ रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंट का ज़माना था, वर्षों से लोग अखबार पढ़ते थे, फिर आया चैनल, फिर आया वेबसाइट, डिजिटल यूट्यूब वगैरह। लोगों को लग रहा था कि अखबार बंद हो जाएगा, पर अभी आप देखो तो चैनल सारी बंद होने के तक कगार पर है, क्योंकि वो भी सारे यूट्यूब पे ही वीडियो आप देखते रहे। आप टीवी ऑन करके, मुझे नहीं मालूम कब आपने वीडियो देखा होगा, प्रॉपर डिबेट सुनी होगी, क्योंकि डिजिटल पे लोगों को भरोसा होने लगा है। प्रिंट तो क्योंकि एक आदत है, अखबार खोल के ही पढ़ोगे, आप डिजिटल भी पढ़ोगे अखबार तो मज़ा नहीं आएगा। तो जिनको पुरानी आदत है वो वैसे सुबह चाय कॉफ़ी के साथ अखबार ही पढ़ता रहेगा। सही है। पर चैनल जो बीच में इतनी चिल्ला चिल्ला के आपके तक आप तक खबरें पहुंचा रही थी, फेक न्यूज़ पहुंचा रही थी, उसकी वजह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली हम जैसे लोगों के लिए, जो शांति से जो लोग बोलते हैं वही भाषा से, वही बोली से लोगों के सामने जो सही बात है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अभी बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल, हमने भी किसी को देख के शुरू किया, तो अभी लोग हिम्मत कर रहे हैं कि नहीं हम आगे आए। सर्वाइवल का बिल्कुल इश्यू है,
थोड़ा बैकअप होना चाहिए, थोड़ा सेविंग्स होने चाहिए। बहुत बहुत सारे लोग करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा बैकअप नहीं है, वरना हर कोई ये करना चाहता है। काफ़ी लोगों ने हिम्मत भी की है, काफ़ी लोग सर्वाइव भी हुए। हमें भी नहीं पता हम कब तक सर्वाइव होंगे। हमारे भी धमकी आती है, हमें भी नोटिस आती है। 10 करोड़ की नोटिस आ गई कल एक। हैं? हाँ, मां नानी का दावा हो गया। तो ये सारी चीज़ें अभी तो 10 करोड़ सबको मिला के सारी चीज़ें बेच दे तो भी 5-6 लाख से ज़्यादा नहीं है। अभी 10 करोड़ 10 की करोड़ नोटिस। तो और ठीक, वैसे हाँ। वैसे तो हम 100-200 करोड़ तक तो गिनते ही नहीं नोटिस। 100 करोड़ की तो वैल्यू हमारी होनी चाहिए कि इतनी नोटिस तो भेजिए हमें। हाँ, बराबर है। बड़ा तो ये तो हम मजाक मजाक में ये भी बात कर रहे थे। 100 करोड़ मतलब 10 करोड़ की तो नोटिस थी। हाँ, और भी मीडिया संस्थान है 200 करोड़ 150 करोड़ की नोटिस, फिर कोर्ट के धक्के खाते हैं। ये आपको बता दिया जाता है कि ऐसे न्यूज़ मत कवर करो, ये सिर्फ वरना वार्निंग है क्या भाई? वार्निंग धमकी जो भी बोलो हाँ। कि आपको हम लगा देता कौन देंगे। है, पर देता कौन है? अब जो जिसके बारे में आप बहुत बड़े टाइकून हैं उनके बारे में आप न्यूज़ करो। तो अभी आप बता सकते हो 10 नहीं, करोड़ अभी की? अभी क्योंकि जुडिशियल का कन्फेशन हो जाएगा, अभी कल की बात है। अच्छा। अभी हम लीगल एडवाइस भी लेंगे, अच्छा। तो अभी फ़िलहाल तो तुरंत Okay. उसकी बात करना व्याज भी व्याज नहीं भी है। नहीं है, 100% गॉट इट। या अपना यहाँ पे जो न्यूज़ व्हाट्सएप मीडिया में जैसे फेक न्यूज़ सारे चलते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो मतलब लोग कैसे अवेयर हो सके कि भाई पता चले कि भाई ये फेक है, ये सही है। लोग बस किसी को भी विश्वास कर देते कि भाई हाँ, इंस्टा पे देख लिया था, ये चीज़ हो गई। हमारी फेक न्यूज़ को लेकर एक ट्रेनिंग होती थी, अच्छा। उसको लेकर बहुत बड़ी इवेंट भी की हमने, हाँ। फेक न्यूज़ करके। तो आमतौर पे होता ऐसा है कि ज़्यादातर जो न्यूज़ पढ़ने वाले, अभी व्हाट्सएप जो जनरेशन बोला जाता है, व्हाट्सएप हाँ, यूनिवर्सिटी हमारे बोला जैसे जाता लोग, है। हाँ। हाँ, तो पहले कैसा होता था, किताबें पढ़ी जाती थी, अखबार पढ़े जाते थे। अखबार पे इतनी जगह नहीं थी कि सारे फेक न्यूज़ आ कवर सके की जाए। 100%। आईटी सेल इतना एक्टिव है, डेटा इतना सस्ता हुआ है, हम्म। और उसी वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा अब उनको लोगों तक पहुंचाना है, उसकी वजह से वो पूरे पूरे मैसेज ड्राफ्ट करते, बल्क में वो सब भेजते लोगों को। लोग विश्वास करते उनके क्योंकि भारत पूरा इमोशन से जुड़ा देश है, और फैक्ट से कुछ इनको ये लेना। सारे 40s प्लस वाले ज़्यादा, अपने जो हाँ, मेरे पापा है वो सारी क्योंकि जनरेशन है ना, वो लोग के भाई जो कल तक हमें बोलते थे कि मोबाइल कितना यूज़ क्यों करते हो, अभी हाँ। वही मोबाइल नहीं छोड़ते और आपको भेजेंगे यार कोरोना तो गौमूत्र और गोबर से चला जाएगा, उसके धुएं से। तो वही सही है, वही सही है। और आपको बिलीव भी करवाएंगे, आप उनके हाँ, साथ फिर जीवा जोड़ी नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपको लगेगा कि नहीं यार, हाँ आप जो बोल रहे हो, क्योंकि ये उनको, हमारे वहाँ जो है ना कि बड़ों को कुछ नहीं बोल सकते, वो वाले जो संस्कार के नाम पे हमें जो दे दिया गया है, क्यों नहीं बोल सकते? डिबेट होनी चाहिए ना घर पे किसी बात पे, उसके फैक्ट्स घर पे ही पहले से ये माहौल किया गया कि सामने बात नहीं करनी। जो सामने बात ही नहीं करनी तो फैक्ट के बारे में बात कैसे हो पाएगी? जो बड़ों ने कहा वही मान लेना है। अभी बड़े ही ज़्यादातर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हैं, तो वो तो हाँ। मानना ही मानना है, बराबर। इवन आपको कोई रसी है या वैक्सीन कोई लगा रहा है तो उस पर भी फेक न्यूज़ आ जाएंगे, ये तो नपुंसक करने की कोशिश की जा रही है। तो विज्ञान पे भी फेक न्यूज़ हावी हो रहा है। वैक्सीन का रिसेंटली आया था जब कोविड की थी, तब के बिल गेट्स उसके अंदर आपको कुछ माइक्रोफोन के चिप विप कुछ डाल रहा हाँ, है, बिल मतलब क्या है यार, कुछ भी। कोविड से लेके आप हाँ। रूरल में जाओ तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे फेक न्यूज़ आते रहते हैं, टुकड़े करके चलाए जाते हैं, एजेंडा रहता है उनका। पर वो जो डेवलप नहीं होते, जैसे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है जो कम डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू मुंबई दिल्ली, तो वहाँ पे ये दिक्कत ज़्यादा होती होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल होती है, क्योंकि लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन सस्ता है, डेटा दुनिया गया में है सबसे अभी, ज़्यादा हाँ। सस्ता शायद हमारे पास होगा। हाँ, हाँ। तो लोगों के पास टाइम इतना है, तो वही देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा उनके दिमाग में बढ़ते रहेंगे और वही मान लेंगे। लोगों ने जो बोला, लोगों ने जो कहा, वही उनको तो मानना ही है, तो और बिलीव कर लेंगे, इजीली बिलीव कर लेंगे। बाबा है, इतने सारे लोगों को अंध बनाते जा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो उन पे बिलीव करने वाला इतना बड़ी तादाद है। आसाराम के बारे में तो कोर्ट ने बाहर बोल निकला दिया तब पता रेपिस्ट है, चला ना फिर भी यार। उनके लिए लोग कैसे लाइन में लग रहे हैं। हम्म। तो फिर इन लोगों से और तो ज़्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं अपन? तो फिर अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करे यार फिर? यार ये अभी हमारी जितनी तादाद है देश की, हाँ, और जिस राह पे चल रहा है हमारा देश, हाँ। कितनी भी अवेयरनेस फैलाओ बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोगों को अपने से ही अवेयर होना पड़ेगा। और मैं तो यही अभी तो समझ रहा हूँ, जितना अभी जर्नलिज्म कर भी रहे, लोगों के अपने घर तक नहीं पहुँचेगा तब तक लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है।
पहले दूसरे के वहाँ बुलडोजर चलता था तो मज़ा आता था कि क्या वाह 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 बुलडोजर चला दिया, वही बुलडोजर अपने घर आ रहा है। और कहीं पे भी क्राइम हो रहा है उस पर आप खुश हो रहे हो तो वही बात है, गलत चीज़ कहीं पे भी हो रही है तो कल वो आप पे भी होगी, उसी लिए उसका विरोध करना ज़रूरी है। वो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अभी अब रिसेंटली बिहार का जो इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे चलो बीजेपी जीत गई, पर उनके जो ऑपोजिशन थे मैं उनका नाम भूल गया, बट वो बहुत मास्टरमाइंड थे, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशन, हाँ। हाँ जी। तो उन्होंने इतनी अवेयरनेस स्प्रेड किया कि ये होगा वो होगा, जीरो, किसी ने एक एक सीट भी नहीं जीते। बिल्कुल। तो लोगों को, आपको क्या लगता है कि जब भी कोई चुनाव में कोई उम्मीदवार खड़ा रहता है तो क्या अपनी बातों से थोड़ी ना जीतता है? अपना कौन है? अभी तो आप बात करोगे मुझे रास्ते चाहिए, मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा एक्चुअल तो वही हेल्थ होना चाहिए चाहिए, ना। पर जब एक्चुअल वही होना चाहिए ना, मैं उसके बाद उसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा। कहाँ पे एक्चुअल ऐसा हो रहा है। ओके। पर जब इलेक्शन आएंगे तो यहाँ पे जाति समीकरण क्या है, यहाँ पटेल ज़्यादा है, यहाँ दलित ज़्यादा है, यहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, या ओबीसी ज़्यादा है, या कोई भी ज़्यादा है, सही सही। उसके हिसाब से वहाँ पे टिकट दी जाएगी। वोट करने वाला कैसे वोट करेगा, यार ये अपना आदमी है कि नहीं। अपना आदमी देखकर वोट करोगे, फिर आप उससे उसके पास कैसे वो अपेक्षा रखोगे कि वो आपके लिए काम करेगा। आप तो फिर उस बात पे खुश हो जा रहे हो कि वो किसी का आपके घर में डेथ हुआ तो वो आ रहा है, तो आप उसमें खुश होकर नहीं 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 एमएलए साहब तो आए। उसके अलावा किसी की शादी में आ रहे तो आपको लगेगा एमएलए साहब तो आए। आपकी सोसाइटी के बाहर आपने जो गुजराती में बाकड़ा बोलते हैं, जो चेयर्स लगाते हैं, बराबर है, तो उसके लिए आप खुश हो जाओगे। इनके बजट, उनके बजट में से ये करना है आपको, बैठ के बातें करनी है कि आपको सही में काम चाहिए। एजुकेशन क्यों अच्छा, बीएलओ को क्यों इतनी सारी कामगिरी दी जा रही है, बच्चों को अभी कौन पढ़ा रहा है, ये सवाल पूछने की जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की है क्या? लोग नहीं पूछेंगे। पूछ सकते हैं, पूछते इतने बीएलओ मर रहे तो वो उसकी जिम्मेदारी किसकी? कितने काम सरकारी टीचर्स को दिए जा रहे हैं? स्कूल्स की क्या हालत है, कितनी स्कूल बंद कर दी गई मर्जर के नाम पे? ये सारी चीज़ों पे बात नहीं होगी तभी उसकी पूरी वजह है कि हमारा कौन है उसको हम वोट देंगे। तो फिर वही लोगों से भी क्या अपेक्षा रख सकते हैं? ये क्या सोच पाएंगे? उनको तो अपना बंदा चाहिए, फिर वो काम भी नहीं करेगा, पैसे ही बनेगा तो भी उनको वो सामाजिक जो होता है उनको कि नहीं 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 शर्म रखनी पड़ेगी, इसको नहीं बोल सकते, हमारा है, क्या कर रहा है, कमा ही रहा है ना, ऐसे करके। आप इसका एग्जाम्पल जो मैं बात कर रहा था, आप अभी देख लो तो न्यूयॉर्क में जो हुआ, मामदानी जो सिलेक्ट हुआ, बराबर, 9/11 के बाद वहाँ पे हेट रेट्स मुस्लिमों को लेकर बहुत ज़्यादा है, बराबर। अभी ट्रम्प के आने के बाद वहाँ पे माहौल पूरा आपने देखा कैसा है। उसके बावजूद मामदानी आके सिलेक्ट कैसे हुआ, जहाँ पे मुस्लिम की तादाद इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रोग्रेसिव है। मामदानी ने बात की कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, अच्छा रोजगार देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे। उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने उसको सिलेक्ट किया ना। हाँ सही बात उसकी पर्सनालिटी के ऊपर सिलेक्ट किया, उसकी बातों को लेकर सिलेक्ट किया, नहीं कि वो अपना बंदा है उसके लगे, उसकी वजह से वो हो रहा है वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे वो बोला कि भाई मैं टैक्स करूंगा जो रिच लोगों को है, जी जी, और जो मिडिल क्लास है उनको राहत दूंगा कि भाई सबवे फ्री कर दिया कि ये सारी चीजें। तो हमारे वहाँ क्या होता है? हमारे वहाँ क्या होता है? हमारे वहाँ तो रिच लोगों का तो फंडिंग आती तो उनके बारे में रिच लोगों का टैक्स माफ किया जाता है, वही ना। टोकन के अमाउंट पे उनको ज़मीनें दी जाती है, 11 रुपये पे, 2 रुपये पे उनको पूरा एकड़ ज़मीन दे दी जाती है, या 100 रुपये में। और गरीबों का क्या होता है? उनके छोटे छोटे घर भी, उनकी झोपड़ियाँ भी तोड़ी जाती है, तभी कोई सवाल। और टैक्स कौन भर रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा तो हम भर रहे हैं। हाँ, आप अगर सैलराइज नहीं है, आप इवन आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते तो इनडायरेक्ट तो टैक्स देते ही है ना। सारे लोग देश के दे रहे हैं, कुछ भी कुछ भी XYZ आप चीज़ें लो, पर टैक्स उनका माफ किया जाता है, उनकी लोन्स माफ की जाती है। जामनगर में रिलायंस को जो मिली थी जमीन कितनी सस्ती थी। साणंद में भी आप जहाँ से हो तो वहाँ से जामनगर में आप देख लो, कच्छ देख लो, अभी कच्छ के अंदर पावर लाइंस डाली जा रही है किसानों के खेतों में। अच्छा, कोई भी मीडिया नहीं बोला, सिर्फ हम गए, बराबर, हमने कवर किया पूरा ग्राउंड रिपोर्ट्स, देखा हमने कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी टीम गई थी, तुषार भाई और देवल गए थे, मेरे जो कलीग है। ओके। तो वहाँ पे किसानों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पे अहमदाबाद में बैठ के, आपके घर के आगे कोई गाड़ी पार्क कर जा रहा है, वो भी आपको
पसंद नहीं आ रहा है, उसकी गाड़ी वहाँ पार्क नहीं करने दे रहे हो, और वही बंदा बैठे बैठे सोशल मीडिया पे बात करेगा कि नहीं नहीं, विकास के लिए तो ज़मीनें देनी पड़ेगी ना, खुद का तो पार्किंग भी नहीं दे रहा है और दूसरों की ज़मीनों की बात कर रहा है वो यहाँ बैठा बैठा। तो क्या क्या इन लोगों की ड्यूअल पर्सनालिटी कितनी है। डबल फेस्ड पीपल। हाँ, वही वही है ना। तो वहाँ किसानों को अपनी अपनी ज़मीन में पावर लाइन्स लगेगी, वहाँ पे उनको जगह छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे वो कुछ काम नहीं कर सकते, फसल नहीं कर सकते, शॉर्ट सर्किट होता है, वहाँ पावर लाइन टूटने की वजह से कई किसान की मौत होती है, क्योंकि वो तो अपने खेत में ही काम करेंगे ना, वही फसल उगाएंगे। तो उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसी की नहीं। तो वही माहौल हो रहा है। पर कुछ कंपनसेशन कैसा कुछ गवर्नमेंट देती है या कुछ नहीं? हाँ, कंपनसेशन की जो कंपनियों को भी बोला जा रहा है, जो बात की जा रही है, वो कंपनसेशन उतना है ही नहीं कि वो सर्वाइव हो पाए। किसान क्या मांग रहे हैं कि जो बाजार की कीमत है वो तो दो, हाँ बराबर है ना। हमें वो कीमतें भी दे दो तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाए। बराबर। इतने भी वैसे लोग नहीं है, किसान अच्छे लोग हैं, पहले लोगों को खिलाते हैं, फिर जो बचा कुचा जानवरों को खिलाते हैं, फिर उसमें से कुछ बचे तो खुद खाते हैं। अब पटेल लोग हम सब तो यार वे हाँ, किसान से तो अरे आए। सारे सारे मैं तो बोल रहा हूँ क्यों। हाँ। किसानों की बात की जाए तो सिर्फ पटेल थोड़ी ना है, पटेल से लेके कोली समाज है, दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम भी है, सारे सारे लोग, किसान कम्युनिटी बहुत बड़ी है। हाँ, और सारे किसान आप देखोगे, आप उनके खेत में जाके कुछ मांगो, आप मूंगफली अभी सीजन चल रहा है, कहीं पे भी जाके आप मांगोगे ना तो आपके पास पैसे भी नहीं लेंगे कि नहीं नहीं इतना तो मेहमान के लिए दे देंगे। और जाओ कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी पे, एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं देंगे आपको, घुसने ही कौन देगा, वो बात भी है। और वॉचमैन ही बाहर निकाल देगा। किसान बहुत भोले पड़ते हैं अपने यहाँ और पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसी वजह से जय किसान जय जवान क्यों क्यों बोला शास्त्री जी ने, जय किसान क्यों साथ में जोड़ा। बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी किसान का जरूरत रोल है जय अपने- संविधान की भी, क्योंकि उसके उस पे ही हम सब टिके हैं। किसान को मोस्टली सब लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वो जाता है जहाँ पे माल बेचने के लिए, वो भी एक्सप्लॉइट करता है। और ओवरऑल सब बोलते हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई फ्री टैक्स है, कहने का मतलब किसान पे तो टैक्स है नहीं, पर तो भी बेनिफिट्स उनको नहीं दिख रहे हैं। खास किसान लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। किसान की हालत इस देश में सबसे बुरी है। आप देखो कहीं पे भी सबसे कॉमन चीज़ अभी तक तो ऐसा था कि किसान ने आत्महत्या की तो बहुत बड़े न्यूज़ रहते थे, अभी किसान नॉर्मल हो आत्महत्या गया करेंगे अभी। तो वो नॉर्मलाइज हो गया। बहुत सही बात तो हमारी इंसानियत आने वाले समय में कितनी कम हो रही है उसका ये एग्जाम्पल है। हमारी सेंसिटिविटी कितनी कम हो गई है हर चीज़ों पे। क्योंकि अपने को अपने स्टोर में जाके खाना लेके आते हैं, तो अपने को नहीं पता कि उसके पीछे क्या मेहनत जाती है। जी जी जी। क्यों हमें किसान में अभी हमें सारी चीज़ें दिखती है, पॉलिटिकल पार्टी को उनमें सिर्फ अपना वोट बैंक ही दिखता है। हाँ सही बात है। उनका उपयोग करके कैसे उनको, क्योंकि वो बड़ी तादाद है, मैंने जैसे बोला ना कि कोई एक कम्युनिटी नहीं है, ये पूरा वर्ग है। क्योंकि उनका वोट पंजाब मिल में भी, जाएगा, उनकी गुजरात में बात भी। करेंगे तो वो सिंपथाइज होके सीधा आपको वोट कर लेंगे। सारे लोग इनका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से करते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी पॉल्यूशन भी अपने यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन का जैसे भी विंटर्स अभी आ रहे हैं, तो वैसे पंजाब के वहाँ से वो जो फसल जलाते हैं, तो वहाँ से पूरा पॉल्यूशन जा जा के दिल्ली तक जाता है। तो इतने साल से सबको पता है, मेरे को भी पता है ये चीज़, पर उस पर कोई कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ फसल थोड़ी ना है, वो सबसे बड़ी बात यही है, आपको सिर्फ डाइवर्ट किया जाता है वो फसल पे। बराबर। पर कितनी आसपास आप जाओ, गुरुग्राम से लेके सब दिल्ली के आसपास कितनी कंपनियां जो केमिकल छोड़ती है। आप अहमदाबाद की भी बात कर लो, थोड़े समय में अहमदाबाद भी वैसा ही हो जाएगा। आप सुबह निकलो, आपको कुछ नहीं देखा है, वो धुम्मस थोड़ी ना है, हाँ तो वो पॉल्यूशन है। आप अहमदाबाद के आसपास निकलो, साबरमती में देखो तो कितना डंपिंग हो रहा है केमिकल का। आप साणंद अभी तक, जहाँ तक मैं सुबह देखता था, क्योंकि मैं हमारे गांव के एक तरफ है नल सरोवर, एक तरफ है थौले, दोनों बर्ड सेंचुरी है। वहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड आते हैं हर साल, दुनिया से लोग वहाँ पे देखने को आते हैं। अभी माइग्रेट नहीं हो तक रहे। 5 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से जीआईडीसी डेवलप हो रही है, लोगों को लग रहा है डेवलपमेंट है, पर ये बहुत ही हमारी उल्टी सोच है। ये पूरा नेचर को हम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वही पॉल्यूशन, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठो या रात को देर से आप घर आओ तो आपको पता चलता है, तो सारी कंपनियां ज़्यादातर धुआं केमिकल रात को छोड़ती है, तो उसकी स्मेल आपको, मेरा घर वहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ महसूस होता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी किसान वाली जो है वो तो, क्योंकि उनको आगे कर दिया जाता है, पर जो नहीं दिखाया जाता ये सारी चीज़, क्योंकि उसमें से पैसा मिलता है, उसमें से करप्शन मिलता है, ये सारी चीज़ें बंद ही नहीं की जा रही है। असलियत में तो पॉल्यूशन वहाँ से हो रहा है।
पेड़ कितने काटे जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अदानी के नाम। ये तो हम सुनते हैं। तो सही बात है। हाँ, पूरे पूरे हसदेव जंगल पूरे काट दिए गए। नल सरोवर पे रोड ब्रॉड किया जा रहा था, कोई मीडिया नहीं था तब। तो मैं शायद मैं बाहर था, फिर भी वहाँ जाके, क्योंकि यार बचपन में हम वहाँ खेले, वहाँ पे साइकिल लेके घूमते थे। इतना घनघोर वहाँ पे पूरा रोड है कि रोड पे क्या बोलते हैं, सनलाइट भी नहीं आती, इतना बढ़िया रोड। आपको वहाँ की फ़ोटो खींच के दूँ, आपको लगेगा यार ये अहमदाबाद के इतने पास ऐसी जगह है। और वो सारे पेड़ काटने की बात कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि रोड उनको ब्रॉड करना है। 500 साल पुराने वो पेड़ है, वहाँ पे इतने सारे पक्षी रहते हैं, माइग्रेटेड बर्ड रहते हैं। माइग्रेटेड बर्ड का ऐसा रहता है कि एक बार उनके ऊपर हिंसा हो या हमला हो तो दूसरी बार वो वापस नहीं आते। बात सही है। क्योंकि और वो पीढ़ियों से वहाँ पे आ रहे वेटलैंड पे। तो ये सारी चीज़ें पूरी साइकिल को इफेक्ट करती है, एक चीज़ नहीं है। और ये हमारी जो हालत की है, आप छोटे से थाईलैंड जैसे छोटे देश में चले जाओ, वहाँ पे क्या EQI है, वहाँ पे सिविक सेंस क्या है, वहाँ पे रोड रास्ते, वहाँ पे कहीं पे गड्ढे नहीं। हमारे से छोटी इकोनॉमी, बड़ी बातें करते, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तो अपने से छोटे देश को तो देखो, 1 रुपये के सामने 3 रुपया है वहाँ पे। तो वो हमारे से आगे कैसे, इवन इन सिविक सेंस। वहाँ पे भी जाके देखो तो कचरा जो डाला होगा वो हमारे ही लोगों ने डाला होगा। मन में ही कचरा है तो फिर वहाँ तो डालेंगे ही। इवन आप बाहर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हॉर्न मारेगा, पीछे आप मुड़ कर देखोगे तो अपना ही बंदा होगा, गारंटी के साथ दे सकता हूँ। 100%। मैं कनाडा गया 1 साल पहले 2024 में, कोई इंटीरियर वहाँ पे, क्योंकि सारी फ्लाइट्स हमारी कैंसिल हुई, तो मैं बाय रोड घूमा पूरा। अच्छा। 2500-3000 किलोमीटर, तो उसकी वजह से मुझे एक्सप्लोर करने को भी मिला, वो भी अच्छी बात है। कोई इंटीरियर गांव के एक हम गैस स्टेशन पे रुके, अंदर गए, अंदर बोर्ड लगा हुआ था। मुझे फ़ोटो खींचने में भी शर्म आई एज ए जर्नलिस्ट। अच्छा। बोर्ड लगा हुआ था कि ये कनाडा है, इसको इंडिया मत बनाओ, और गुजराती, पंजाबी और इंग्लिश तीनों भाषा में लिखा था। और इससे हमारे लिए बहुत खराब शर्म करने की बात बड़ी और क्या हो सकती है। सारा स्टाफ इंडियन था वहाँ पे काम करने वाला, फिर भी उनको ऐसा क्यों लिखना क्यों पड़ा होगा। अपने लोग दिख जाते हैं बाहर, दिख जाते कि भाई जहाँ ये- पे बोर्ड मारा होगा कि यहाँ से आगे नहीं जाने का, वहीं फोटोग्राफी वही कर रहे कोई। वो पागल तो है नहीं, क्योंकि अनजानी जगह पे जा रहे हो, वहाँ का क्या होगा, कैसे वहाँ पे अपनी जगह पे भी कॉन्फिडेंस हो फिर भी गिर जाते। बाहर की जगह पे आप जाओगे कि ये सारे स्टंट करने की क्या आवश्यकता है। तो वो एकदम दिखते हैं अपने लोग, आपकी बात सही है। क्योंकि सागर भाई कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आने का रीज़न भी एक वो था कि भाई अपने देश के लिए अपने कुछ करे, तो जिसके हिसाब से डेवलपमेंट किसी भी वे में अपने पॉसिबल हो तो अपने वैल्यू प्रोवाइड कर सके। बट यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि अपने को लगे कि भाई कौन सी चीज़ पे फोकस करे यार। पॉल्यूशन ये है, फिर पॉलिटिकल भी, कहने का मतलब अभी आप देखो कि अपने यहाँ पे जैसे ट्रम्प इलेक्ट हुआ तो ट्रम्प के ऊपर भी लोग गालियाँ दे रहे थे, सब दे रहे थे, सब फेयर था। ट्रम्प हंस भी रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, रोस्ट कर रहे हैं। अपने यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, कुछ भी आप उल्टा सीधा भी बोल दो तो आके ले जाएंगे। अब सोनम वांगचुक का क्या हुआ, अपने यहाँ ऐसा है कि बातें करेंगे कि नहीं हमें तो आलोचना की ज़रूरत है, आलोचना होनी चाहिए, पर आप करके देखो स्टूडियो दूसरे दिन रहता है कि नहीं, मैं नहीं, देखता हूँ। हाँ, आके लोग तोड़ के चले जाएंगे। हाँ, हम बाहर हमारा बोर्ड नहीं लगाते, ऐसा क्या? लिंचिंग हो जाएगा ना। हाँ। ये सारी हमें ये ट्रेनिंग देनी पड़ रही है अभी कि नहीं, लोगों को नहीं बताना है कि आप यहाँ बैठे हो। ध्रुव राठी वहाँ बैठे बैठे वीडियो करता है, फिर भी थ्रेट उनको मिलता है। हाँ। जर्मन शेफर्ड जैसे उनके लिए शब्द यूज होते हैं। कुणाल कामरा साउथ में बैठा है, उनका क्या हालत हुई आपने देखी। तो लोग इसी वजह से बोलना कम कर दिए। लोगों को अपनी भी जो आप मेरी 2-3 रील देखोगे लास्ट, तो उस पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि यार बोलो, लोग अपने लिए बात नहीं करोगे अपने करके। भोपाल जैसे पॉश एरिया में जहाँ पे एकदम गंदा पानी भरा हुआ है आफ्टर मॉनसून, जो बेसिक नीड है, आप कहीं पे भी दुनिया में देखो वो बेसिक नीड है। पीने का अच्छा पानी वहाँ पे क्लीन होना चाहिए, उसके लिए लोग बोलने से डर रहे अपने लिए। फिर वहाँ मुझे जाके बोलना पड़ा कि भाई यहाँ तो रहने वाले सारे लोग हिंदू है, हिंदू खतरे में है, क्योंकि इनके स्वास्थ्य पे बुरी असर हो रही है। वो भी खतरा है ना, 100%। सिर्फ धर्म खतरे में होने से थोड़ी ना खतरा है, स्वास्थ्य खतरे में होना वो भी खतरा ही है। 100%। तभी जाकर लोगों तक बात पहुंची, कॉरपोरेशन ने वो पूरा चेंज किया। जब मैंने पॉडकास्ट चालू किया ना,
तब मोस्टली घर वालों से एक सजेशन हुई था कि पॉलिटिक्स पे मत करना, कि ऐसा कुछ मत बोलना कि जिसके हिसाब से जान पे थोड़ा खतरा है, कि भाई वो सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने बोला कि यार क्यों नहीं, बोलना तो इम्पोर्टेंट ही है, देश के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं, तो फिर ये सब करने का कोई रीज़न ही नहीं है फिर तो। यही बात है हम में और जो डेवलप कंट्री है और यार डेवलप हो रहे हैं उस कंट्री में। हम्म, हम अपने आप को कहते तो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व गुरु और वो विश्व सारी गुरु तो बात दूर की दूर है। की है। हाँ हाँ, वो तो हम शिष्य भी अच्छे नहीं बन पा रहे कहीं के। तो गुरु गुरु की कैसे? तो बात दूर की है। हाँ। गुरु परंपरा है हमारे वहाँ पर, वो सब सारी दोगली बात है। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पर घर में ही डेमोक्रेसी नहीं है। जो मैंने पहले भी बोला, वन में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको बात नहीं करनी है। आपने तो बोला कि मैं पॉडकास्ट करूँगा, बात करूँगा, तभी आप यहीं हैं, वरना सामने जवाब देने को भी आपको संस्कार बगैर का लड़का या लड़की बोला जाएगा। सही बात आपने जवाब भी दे दिया। और पॉलिटिकल अवेयरनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? आप 10 साल पहले 15 साल पहले देखोगे तो रेडी पे, चाय की टपरी पे लोग पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी फेंकते थे। तो अभी नए यंगस्टर्स को क्यों नहीं करनी है? पुराने जितने भी आप देख ले हो आंदोलन हुए, वो हमारा फ्रीडम का हो कि उसके बाद अलग अलग गुजरात के हो या देश के जितने भी आंदोलन हो, सारे में यंगस्टर जुड़े। क्यों जुड़े थे? कॉलेजियंस जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? ताकि उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस थी। अभी यहाँ पूरा मास्टर क्लास ही ऐसा चल रहा है ना, पूरे कैसे कि अंदर ही नमक डाल दो तो पौधा बड़ा होगा ही नहीं। तो वो वाली पूरी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल बिठाए जा रहे हैं कि आपके और लड़के को बोलो कि ज़्यादा बोले नहीं, वरना ये हो जाएगा। बराबर है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप बोलो, आप पढ़ो। हम जब छोटे थे हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? हम सारी चीज़ों पे बात करते थे, हमारे टीचर्स हमसे बात करते थे। अभी का क्या माहौल है? नहीं नहीं नहीं, ये बात है, मैं ए पॉलिटिक्स हूँ, मैं बी पॉलिटिक्स हूँ। क्या बी पॉलिटिक्स, ए पॉलिटिक्स? अपने वहाँ के सांसद का नाम नहीं मालूम, अपने लोकल एमएलए का नाम नहीं मालूम, अपने नगर पालिका या कॉरपोरेशन जो भी है वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको तजुर्बा नहीं है। मेरे तो टीचर्स इतने अच्छे थे, मैं उनकी वजह से आज रिपोर्टर बन पाया हूँ। मेरे टीचर्स हमें मिड डे मील का क्या कलेक्शन है, उनका क्या डेटा है, वो लेने के लिए हमें मुख भेजते थे कचहरी में कि जाओ जहाँ के वही वही पढ़ना है। असली पढ़ाई वही है, जो किताब में वो पढ़ाई नहीं है। उसकी वजह से मुझे तो लग रहा है मैं फील्ड में जाके रिपोर्टिंग कर पा रहा हूँ। उतना छोटा था, साइकिल लेके हम कचहरी में जाते थे और बहुत अच्छी तरीके से वो जितने भी कर्मचारी वो हमें जवाब देते थे। उनको लग रहा था कि ऐसा तो कौन सा टीचर है जो आपको ऐसा सिखा रहा है। सवाल पूछना सिखाते थे, सवाल नहीं पूछो तो उनको बुरा लगता था, किताब रख दो साइड में। हमारे जो प्रिंसिपल थे बिमल भाव सर, आज भी उनसे मैं कम्युनिकेशन रखता हूँ। मैं बहुत अच्छा, पढ़ाई में तो वैसे बहुत बढ़िया था नहीं, पर मुझे ये सारी जो भी चीज़ें बहुत बहुत पसंद थी। तो उनका एक ही बात थी, पढ़ाई तो हर स्कूल करवा लेगी, हमें जो सीखना है वो यहाँ से बाहर जाके आप कैसे काम करोगे, कैसे जियोगे, वो परीक्षा के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। स्ट्रीट स्मार्ट बनाते हैं लोग। हाँ, वो वाले मुझे टीचर्स मिले, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाया। हमारी जर्नलिज्म में भी जो हमारे डीन थे, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उनका भी यही कहना था कि उनके साथ सहमत ना हो तो हम बात करते थे कि भाई नहीं, आपकी ये बात से हम सहमत नहीं है, और वो वैसे ही लेते थे जैसे फिर आपके ऊपर खुन्नस उन्नस नहीं रखते थे वैसे। तभी तभी हम अच्छे जर्नलिस्ट बन पाए ना। वैसे ही हमें फ्रीडम स्कूलिंग से मिली, वैसी फ्रीडम हमें कॉलेज में मिली। अभी क्या है, वहीं से दबा दो तो आगे जाके बच्चा पढ़े नहीं, फिर बोलोगे क्या बनाता है, तो क्रिंज टाइप टिकटॉक के वीडियोस बनाता है। फिर उसमें आप कि नहीं नहीं मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, अरे कुछ नहीं कर रहा है। जीरो के बाद वो एक वीडियो है ना, जीरो के बाद इस देश ने क्या दिया, ये टिकटॉक के वीडियोस दिए और क्या दे दिया हमने। दो सारी अच्छी किताबें नहीं पढ़ पा रहे, क्या करेंगे? सिर्फ रोज देखते जा रहे, स्क्रॉल करते जा रहे। यार अपने मतलब मैं जब पहले देखता हूँ तो अपनी जो हिस्ट्री थी बहुत रिच थी, कहने का मतलब। और फिर ब्रिटिश ने इन्वेड किया और वो सारी चीज़ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बहुत गिरता जा रहा है। नहीं, ब्रिटिश ने ऐसा तो है नहीं सिर्फ भारत पे राज सब पे किया, सब पे किया, यूएस पे भी था, सब पे था, पर सब वो लोग आगे निकल गए, अपने नहीं निकल और पाए। दूसरे देश कहाँ है और हम कहाँ हैं? हाँ, सिंगापुर ही आप ले लो ना, सिंगापुर अरे इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी हाँ, कितना अच्छा किया। कितने सारे देश। और हम कैसा है कि हम रिवर्स गियर में गए। हम्म पहले तो गए हम आगे,
पर अभी ऐसा है कि हमें हमारे रूट्स में ज़्यादा जा, पहले के राजाओं ने ये किया, ये, अरे उनको जो करना था वो करके गए। अभी नेहरू जी है, जैसे सपोज पहले ऐसा बोलते हैं कि नेहरू कांग्रेस तो ने इजी राज किया, टारगेट है ना। हाँ कांग्रेस ने राज किया इसलिए अपने ऐसे है। नेहरू, कितना सच है? गांधी, आम्बेडकर को गाली देना इतना इजी हो गया है हम्म इस देश में अभी भी, अभी अभी के दौर पे। पढ़ना किसी को है नहीं, गांधी के बारे में पढ़ना किसी को है नहीं। गांधी के वजह से देश के 2 पार्टीशन हुए। पढ़ नहीं पा रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि फ्रीडम एट मिडनाइट वाला सीरीज देख लो आप, पता चलेगा। वो पढ़, मुझे तो पता है वो बुक पढ़ने वाले तो है है नहीं, नहीं, सही बात। बराबर। सत्याना प्रयोग हो, गांधी की जो अपनी गुजराती में अपनी आत्मकथा है, वो पढ़ने वाले हो नहीं। तो एक अच्छी सीरीज तो देख लो प्रोपागंडा फिल्म से अलग जाके, तो आपको पता चलेगा कि जिस सरदार और नेहरू के बाद आपको आप अलग करते हो, उनका बॉन्डिंग क्या था, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या था। जब पार्टीशन हुए तो गांधी का क्या कहना था, नेहरू और सरदार का क्या कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है, ये सारी पढ़नी नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पे आ रहे प्रोपागंडा को फैलाते रहना है, फैलाते रहना है, फैलाते रहना है, और वही कूड़ा और दूसरे लोगों को भेजना है, गाली देनी है, गॉड से जिंदाबाद बोलना है, यही सब करना है। तो फिर दुनिया में आज भी, दुनिया का किसी भी देश का कितना भी बड़ा नेता अहमदाबाद आ जाए, उसको जाना कहाँ पड़ता है, गांधी आश्रम। विदेश में नरेंद्र मोदी कहीं पे भी जाए तो उनको वहाँ पे जाके किसकी प्रतिमा मिलती है, किसकी मूर्ति मिलती है, गांधी की मिलती है। क्यों मिलती है? पैरामीटा में मैं जहाँ सिडनी था वहाँ पे भी गांधी जी की मूर्ति थी। क्यों है? तो फिर ये लोग कितने भी ऐसे आ जाए, ऐसे 150-200 साल और भी आ जाए, कितना भी कुछ कर ले, ये गांधी को मिटा नहीं सकते, ये ट्रूथ है। और उसकी वजह से ही गांधी, वैसे अभी बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये, अरे गांधी होता ही नहीं तो कौन नेहरू था, कौन सरदार थे? गांधी जी के वजह से सरदार और नेहरू थे ना। पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी ऐसी भी है कि वो ब्रिटिश एजेंट थे, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे तो वैसी भी बातें चलती है। उनका तो अच्छा खासा करियर सेट था। साउथ अफ्रीका में सही कर हाँ तो हाँ, लॉयल छोड़ के नहीं आते अरे वहाँ पे। एक कपड़े में पूरी जिंदगी निकाल दी, क्यों आता वो आदमी? और उनके मम्मी पापा ने भेजा होगा वहाँ पे साउथ अफ्रीका, जैसा भी उनको पढ़ाई करके वहाँ पे, तो अच्छा खासा घर रहा होगा ना। आप भी 100%। अपनी चॉइस से जैसे ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो आप क्या एजेंट है ऑस्ट्रेलिया के? आप ब्रिटेन के एजेंट थोड़ी ना है, अपनी चॉइस से आए अपने देश के लिए। आपकी जो इमोशन है वही इमोशन उनके थे। और किसी के राष्ट्र प्रेम के लिए, किसी के देश प्रेम के लिए आप उनके पास सर्टिफिकेट कैसे मांग सकते हैं? क्योंकि मेरा राष्ट्र प्रेम मेरे हिसाब से होगा, वो मेरे इमोशन रहेंगे, आपका आपके हिसाब से रहेगा। उस पर कोई उंगली भी क्यों उठाए और उसका मैं जवाब भी क्यों दूँ? मैं क्यों जवाब दूँ कि मेरा राष्ट्र प्रेम मुझे क्यों साबित करना है? प्रेम थोड़ी ना साबित करना होता है, प्रेम मनाना होता है, जीना होता है। पर सागर भाई अपने यहाँ पे क्या पता है, लोग पॉलिटिकल पार्टी से शादी कर लेते हैं कि भाई अपने जैसे गुजरात है तो सबको क्या बीजेपी, अरे भाई गुजराती हो तो बीजेपी, वो फिक्स है, मतलब हैंड इन हैंड जाता है। और बाहर के लोग होते तो चलो कांग्रेस का हो गया, अभी आपका भी धीरे धीरे आ रहा है आम आदमी पार्टी भी। बट ऐसा क्यों है, मतलब कि लोगों को बस यही है कि भाई ये अपना है, चाहे कुछ भी गलत है। ऐसा नहीं कि बीजेपी सब सही कर रही है, 10 चीज़ें तो 4 सही कर रही होगी, 6 गलत भी कर रही होगी, पर नहीं बोलेंगे। ये जो जुड़ाव है, जिसकी नींव रखी गई बहुत सौ पहले, एक पूरा थियरी चलाया गया। अच्छा। कि हमें भी जब हमारे तो जन्म से ही हमने देखा कि दूसरे किसी को तो हमने सत्ता में ही नहीं देखा। पहले जो पुराने स्टेटमेंट है उनको लेके बीजेपी बहुत अच्छी विपक्ष के तौर पे काम किया उन्होंने। अब अभी जो कांग्रेस रास्ते पे दिख रही है, आप देख लो, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, जब एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, तब बीजेपी बैल लेके रास्ते पे आ जाती थी कि दाम बढ़े, अभी बैल चलाना पड़ेगा। रुपया जब गिरता था तब कैसे बोलती थी बीजेपी। कांग्रेस अभी आपको, अभी जन आक्रोश रैली जो हो रही है वैसे आपको रास्ते पे दिखाई देगा। पर और कांग्रेस के थोड़े सेक्युलर विचार भी है, तो उन एक पूरा चलाया गया कि ये मुस्लिम प्रेमी है, और मुस्लिम और हिंदू को दोनों में इतना बांट दिया गया, इतना बीच में इतनी बड़ी लकीर खींच दी गई को आपको तो ऐसा ही लगा कि नहीं वो अलग है, हम अलग है। आप जब मिलोगे आपका डाला गया डाला गया, आप बाहर रहे, अच्छा। आपके भी दोस्त हो गए और भी देशों से हो, जैसे वहाँ और देश से होते हैं, यहाँ और कम्युनिटी से होते हैं, और अलग धर्म से होते हैं। धंधा करना होता है तो सब कम्युनिटी से कर लेते हैं हम,
पर रहना है तो कि नहीं 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 नहीं। और धर्म की भी बात आए तो नहीं, ये पटेल है तो आप देखोगे पटेलों का पूरा गेटों से वहाँ उनकी सोसाइटी, पटेल के अलावा दूसरे को घर नहीं दिया जाता। फिर आप दूसरी देखोगे तो यहाँ ब्राह्मण और ज़्यादातर ओबीसी या सवर्ण की कथित जो ओबीसी सवर्ण कहा जाता है, उनकी सोसाइटी में दलितों को भी घर नहीं दिया जाता। आदिवासी की तो बात ही क्या करें, उनको तो पूछे बिना उनकी ज़मीनें ले ली जाती है। तो ये पूरा जो है तो फिर तो हेट रेट्स बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। चालू कब हुआ ये सारी चीजें? वर्षों से, जब से जातिवाद इतना बड़ा पैदा हुआ है अम्बेडकर तो थे, ये सारा लगा उसके। नहीं। आप पढ़ो तो जातिवाद तो हमारे नस नस में है ना। अच्छा, मतलब ब्रिटिश जो डिवाइड एंड रूल करके गए तब से ब्रिटिश तो आए उससे पहले से जातिवाद तो उससे अंदर पहले तो यार हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रहते अरे थे ना नस यार। नस में हमारे जातिवाद है ना। आप हिंदू मुस्लिम की बात जाने दो, अच्छा। पहले थोड़ी ना ऐसा था कि दलितों पे कितने वर्षों से अत्याचार किया जा रहा है, वो रास्ते से नहीं गुजरने दिया जा। आज भी आप देखो कि किसी की बारात जा रही है, दलित को घोड़े पे बैठने पे उसको मारा जा रहा है, उसको किसी और वजह से मारा जा रहा है। और अभी फिर भी हो रहा बड़ी बड़ी बात, आप रिसेंटली आप उदाहरण देखो, मैंने कोविड के वक्त एक हिम्मतनगर में ही पूरी बारात को पुलिस कॉर्डन करके उनकी पूरी बारात निकालनी पड़ी। और कौन था वो आदमी? पूरा गांव जिस टीचर से पढ़ा है, उनके लड़के की शादी में उनके स्टूडेंट्स मना कर रहे थे कि यहाँ से बारात नहीं निकलने देंगे। क्यों? क्योंकि दलित है। ये तो देश कैसे पड़ेगा फिर आगे यार? तो वही जातिवाद में इतने हम अंदर गिर चुके हैं, इतने अंदर उतर चुके हैं कि अभी और ज़्यादा ये जातिवाद आप देखोगे तो जाति जो प्राइड है, इससे घटिया चीज़ कोई है ही नहीं। क्योंकि वो आपको वर्तमान में नहीं जीने देंगी, वो आपको हिस्ट्री दिखाएगी कि हमने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया, आप कहाँ थे तब। अरे अभी मैं यहाँ हूँ ना, अभी सब एक है क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म है। तो अभी जातिवाद की वजह से आप क्या करोगे? पहले कहाँ थे, पहले की बात आएगी। क्योंकि फ्यूचर की या वर्तमान की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो सब एक जैसे। तो वही बात लोगों को करनी नहीं है, क्योंकि एक जैसे हो गए तो फिर हमारा जो वो तुलना है वो हो नहीं पाएगी। तो उसकी वजह से वही जाति वाला प्राइड दिखा दिखा के इतना मगज में कूड़ा भर दिया गया है, इतने मगज में सोच ऐसी कर दी गई है कि आगे ही नहीं सोच पा रहे हम। क्या नया इनोवेशन कर दिया वो बात नहीं करेगा कोई, बराबर। पर ये जाति की संस्था है, पढ़ाई कहाँ हो रही है तो कि ये समाज ने ये संस्था बनाई, वहाँ उसी समाज वालों के लिए है, ये समाज अपने से कर रहा है। समाज की व्याख्या क्या होती है? हर जाति धर्म संप्रदाय जाति महिला पुरुष सब लोग एक साथ हो, उसको समाज बोलते हैं। हमारे यहाँ समाज की व्याख्या क्या है? पाटीदार समाज, दलित समाज, ठाकुर समाज, आदिवासी समाज। समाज की व्याख्या ये होती है। समाज की व्याख्या इतनी छोटी कर दी, फिर क्या आगे प्रोग्रेसिव सोच पाएंगे हम? क्योंकि फॉरेन में ना लोग कैपेबल होते हैं ना, उसके ऊपर सारा चीज़ें डिपेंडेंट होती है, और यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। कैपेबल तो दूर दूर तक नहीं है। जैसे आपने बोला न्यूयॉर्क में मेयर का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे वो जीते, वो कैपेबल थे, उन्होंने ये किया। ट्रंप ने भी नाम बोला था कि भाई इसको आप वोट करोगे तो ख़त्म, क्योंकि सेंट्रली फंडिंग देनी है। अभी शायद से चलो गुजरात में दूसरी आ जाए, पर सेंट्रल से आप अप्रूवल नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे? कितनी भी वहाँ पे दिक्कत है, कैपेबल भी आप देखो, उसके बाद भी दोनों ने मीटिंग की, साथ में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सही बात है। आपने कब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? करते प्रेस के सामने आए, प्रेस के सामने आए, उनके बनाए हुए वीडियो प्रेस ने चलाए। तो स्क्रिप्टेड होता है ना सब यार। अरे पर कब बात की उसने? इतना सब करके भी बात की, दोनों साथ में खड़े हो। उसने बोला कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये आप सोचो, तो ट्रम्प बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम जो जैसा सोच रहे हो वही बता दो, इजी हो जाएगा। वो फिर भी बात कर रहा है क्योंकि करनी पड़ रही है, समझे आप? वहाँ पे एक कॉरपोरेट इलेक्शन लड़ रहा है तो वहाँ की जनता एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पे लड़ ले कोई कॉरपोरेट इलेक्शन, लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनको वैसे ही पूरा कंट्रोल में है पावर, तो क्यों लड़ेंगे? वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो ये पूरा डिफरेंट यही है हमारे यहाँ, ये पूरा सोच का डिफरेंट है, और वो बदलती मुझे तो नहीं दिख रही है फिलहाल। ये गुजरात जो पहले कांग्रेस था, बराबर, और फिर अचानक बीजेपी आए, अभी तक बीजेपी ही चल रही है। तो उसका क्या रीज़न हुआ कि भाई सडन शिफ्ट हुआ, या फिर ऐसी क्या नीड लगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई? ऐसा होता है कि समय समय पे पार्टियाँ चेंज होती रहती है। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि भाई वो टिक नहीं पाई सत्ता जैसे में? जैसे 2011 में जो हमने आंदोलन सेंट्रली देखा, हाँ, कि वह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद लोगों को करप्शन से लेके सारे एलिगेशन, ऐसा कुछ
मोड़ आता है जहाँ लोगों को लगता है नहीं अभी चेंज की ज़रूरत है, उस दौर में एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा कोई दिखे तो उसमें होप दिखती है। आप हो, मैं हूँ, किसी किसी को भी होप दिखेगी कि नहीं ये बंदा आएगा और ये कुछ करेगा। घर में भी ऐसा होता है कि परिवार में एक बंदा है, उसको तो बहुत सारे वक्त से किसी एक पार्टी ने काम किया, उससे उब जाते हैं लोग कि नहीं नहीं अभी कुछ अभी और चेंज चाहिए, चाहिए। चेंज चाहिए। अब राजस्थान में भी देखो हाँ, चेंज होता रहता है, वहाँ के वहाँ लोग पे तो होता बहुत है, हाँ। स्मार्ट हैं। पर यहाँ पे चेंज होने के बाद आप देखो सडनली तो ये पूरा जो थियरी चला, आप फेक एनकाउंटर्स देखो, इलेक्शन आता था तब एनकाउंटर्स होते थे, उसके बारे में भी जर्नलिस्ट लड़े, उसमें भी सारी हकीकतें सामने आई, उस पर केसेस हुए, उसके बारे में आगे जाके क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ये सारी जितनी थियरीज हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम गोधरा कांड के बाद ऐसा बोला गया कि अभी ज़्यादा यहाँ पे बंद नहीं रहता, सब साथ में अच्छे तरीके से जीते हैं। और आप देखो तो कुछ ना कुछ शहर में या राज्य में चलता ही रहेगा, उत्सव चलता रहेगा, रैलियाँ चलती रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बढ़ता रहेगा कि आप ऐसे उनको आपके माइंड में क्लिक होता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। होर्डिंग्स आपको दिखाई देंगे, पेट्रोल पंप हो या कुछ भी जगह आप जाओगे तो वही सब चीज़ दिखेगी। बस में जाओ, बस स्टेशन पे जाओ तो आप पे हैमरिंग हो रही है कंटिन्यूअस, आप और कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। और आप बजट देखोगे तो दूसरे के पास इतना बजट है नहीं, अगर है तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे या जो भी है कारण, तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है और आपको बता दिया गया है कि नहीं यही सही है, बाकी सब गलत, वरना आप पे मुस्लिम आप पे आके राज कर लेंगे, मुस्लिम आपके घर को बर्बाद कर लेंगे। अरे उनके भी बच्चे हैं, उनको भी आपकी जैसी समस्या है, उनको भी आरोग्य की दिक्कत है, उनको भी अपने बच्चे को पढ़ाना ही है, किसी को ऐसा थोड़ी ना है पीछे ले जाना है। तो हमारे सामान्य लोगों की दिक्कतें हम जैसे ही होती है, पर पूरा दिमाग में डाल दिया, ट्विस्ट कर देते हैं हाँ सारी चीज़ को। दिमाग में डाल दिया कि नहीं 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 इनसे तो दूर ही रहना है। अब मिलो तो सही को, अभी हमारे बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे साथ में सारी कम्युनिटी पढ़ती हो, साथ सारे धर्म के लोग पढ़ते हो, मिलेंगे ही नहीं तो गैप बढ़ता ही जाएगा ना। क्रिश्चियंस है तो उनकी अलग ही स्कूल है कि भाई वहाँ पे वो लोग प्रायोरिटी रखते हैं कि भाई वहाँ पे एडमिशन बिल्कुल, क्योंकि पूरा पूरा गैप ही इतना बढ़ता, जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना आपके विचार भी ऐसे ही रहेंगे। एकदम नज़दीक से जानते ही नहीं है तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि नहीं नहीं ये अपने ही जैसे इंसान ही है ये भी। यार मैं ऑस्ट्रेलिया था तो वहाँ पे सारे कंट्री से अलग अलग लोग आ रहे हैं। कुछ दोस्त थे जो पाकिस्तान से भी थे, कुछ दुबई से भी थे, कुछ चाइना से भी थे, तो कुछ बांग्लादेश से भी थे। तो सबके साथ मिलने तो अपने को नैरेटिव पता चलता है कि भाई हाँ एक्चुअल वहाँ पे क्या है। कुछ पाकिस्तानियों के साथ मेरे को अच्छा भी रिलेशन हुआ, कुछ बांग्लादेशियों के साथ मेरे को मज़ा भी नहीं आया। तो वो सारी चीज़ अपने करते हैं तो अपने को आइडिया आता है कि अब खुद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई ओवरव्यू क्या है। और वो नेशनलिटी की वजह से नहीं है, वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है ना, है डेफिनेटली। इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग होती है ना। और मैंने अभी धर्मेंद्र जी की डेथ हाँ हुई, हाँ पाकिस्तान में भी पोस्टर्स लगे उनको श्रद्धांजलि के। सही बात है। हाँ, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं लोगों थोड़ी का बहुत। पॉलिटिकल इश्यू है देशों का, इंसान तो आप जैसे वैसे ही मैं हूँ, सही। पाकिस्तान का रीजन क्या है पता है कि वहाँ पे जो लोग राज करते हैं वो सारे मिलिट्री हेड्स है। दिक्कतें हर एक देशों में रहती है, दिक्कतें हाँ हर एक जगह पे रहती है, पर ज़्यादातर हो क्या रहा है कि इंसानों में इतनी दूरी बढ़ा दी गई क्योंकि आप कुछ भी सोच पाओ, आप और हम अभी बात भी करेंगे कुछ तो बोला जाएगा कि नहीं 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 ये तो ये क्या पाकिस्तान विचार, वो जाके क्रिकेट खेले पैसा कमाए वो चलेगा। आर्मी के लोग मारे गए, उनके परिवार के लोग, एक क्रिकेट मैच की क्या ज़रूरत थी। इतना ही देश प्रेम है तो सिर्फ हमें ही साबित करना है, वो क्रिकेट खेलते रहेंगे, वो पैसे कमाते रहेंगे और देश प्रेम हम साबित करते रहे, और वो जाके बाजू में भी बैठेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, नेता लोग जो पुराने खिलाड़ी हो गए, हाथ नहीं मिलाना, फिर वो ये दोगलापन क्यों, मैच ही नहीं खेलते, जा ही रहे हो तो फिर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ, हाथ मिला ही लो, खेल ही रहे हो साथ में तो हाथ मिला लो, दोगलापन ये क्यों करने की ज़रूरत है। नहीं मत खेलो, वरना बॉयकॉट कर दो, क्या कर लेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट से आपको बॉयकॉट करेगी, एक ट्रॉफी नहीं है, ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं वही है। लोग ले गए। हाँ तो ये कैसा दोगलापन है। और साबित सब आर्मी साबित करे, साबित नागरिक करे और क्रिकेट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत हार्ड है यार ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे इनग्रेन की है ना अपने अंदर, वो निकालना बहुत मुश्किल है। यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस डालो, लोगों को तैयार करो, लोगों को बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े,
कुछ भी चीज़ आए आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, एक स्टेप पीछे ले, वेरीफाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। सारी चीज़ें अपने पे लेने से वजह से एक चीज़ फैक्ट चेक करके ही उसके बारे में सोचो और दो लोगों को बताओ कि ये सही है नहीं है, वैसे ही देश आगे बढ़ेगा। अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। किसी का झंडा पकड़ के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसका झंडा पकड़ के दौड़ रहे हो उनके बच्चे आपके साथ नहीं दौड़ रहे, वो कहीं पे अच्छी यूनिवर्सिटी में सेट है, वो बीसीसीआई में या आईसीसी में सेट है, वैसे ओएनजीसी में सारे नेता सेट है, किसी का बेटा जीसीए में है, अच्छी अच्छी जगह पे उनके बेटे सेट है। आपके लड़के रोड पे जाके दौड़ रहे, पॉलिटिकल रैलियों का हिस्सा बन रहे और मारे जाएंगे तो भी आपके लड़के, आगे किए जाएंगे तो भी आपके लड़के। हिंदू खतरे में सिर्फ आपके और मेरे लड़के नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। नेता हो तो साथ में बैठ के मौज मज़े करते हैं, उनके लड़के साथ में बैठते हैं और ये सब चिंता सिर्फ करनी है हमें। आम आदमी पीसता है यार सच में। आम आदमी पीसता है क्योंकि आम आदमी सोचता भी नहीं है। क्योंकि सोचने में क्या पता है अपने अथा बन रहा है ना। इतनी सारी चीज़ हमने बात की, आप देखोगे इस पे कमेंट देख लेना, आप 100% आपको बोला उस पे कमेंट देखना, कितने लोग इससे समझते हैं वो उसकी तादाद देखो, और जो बिना दिमाग के आ ही जाएंगे, क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसने से बोला ऐसा, पता है पहले क्या था। अरे पता है पहले क्या है, अभी की बात करो ना। नहीं, मुझे फ्यूचर का भी नहीं करना, अभी कैसे जी रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच के अभी जीना छोड़ दे। अभी मैंने रिसेंटली एक ट्वीट देखी थी, तो वहाँ पे ऐसा था कि भाई मेक इन इंडिया बोले फेल हो गया, वुमेन सेफ्टी फेल्ड, स्वच्छ भारत भी फेल्ड, नमामि गंगे फेल्ड, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल वो भी फेल, 100 स्मार्ट सिटीज़ वो भी कुछ नहीं हुआ, फिर 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर वो भी कुछ नहीं, फिर 40 रुपये पर डॉलर निकल जाएगा वो भी फेल, 5 ट्रिलियन निकलोगी बाय 2022 वो भी नहीं हुआ, फिर 15 लाख इन एवरी अकाउंट वो भी फेल। Now Narendra Modi only talks about 2047 और नेहरू। हाँ, क्योंकि अभी तो नेहरू अभी है नहीं, वरना उनको भी उनके मीम्स भी बनते हैं ना कि हाँ ये भी मेरे पर डाल दो। आप सोचो, देश की हालत इतनी ख़राब थी जब देश आज़ाद हुआ, तब उसने IIM की बातें सोची, तब उसने इसरो की बात सोची, तब उसने क्या नाम है उनका, आप रॉकेट बॉयज देखो आप, तो उसमें पता चलेगा कि उन स्पेस के लिए उन्होंने कितना, परमाणु मटेरियल के लिए उन्होंने कितना एफर्ट्स डाला, उसके लिए उतना बजट कितना दिया। होमी भाभा जिनको वो लेके आए कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, तो साथ में इस ऐसे भी आगे बढ़ना होगा अपन को, तो वो सारी चीज़ों के लिए उनका फोकस रहा। तो कितनी भी गालियाँ दे दो, सबसे ज़्यादा जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर वो है। माफ़ी तो नहीं मांगी ना उन्होंने, जिसकी बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा समय जेल में रहने के बाद, और वो आप और मेरे जैसा आम आदमी नहीं था, गर्भ श्रीमंत परिवार से आता था, उसके कपड़े धुलने भी जाते होगे तो भी वो अफोर्ड कर सकता था इसलिए जा रहा है। उसके पूरे ख़ानदान का आप देखो तो सारा जो पैसा है वो उस देश के नाम हो गया, वरना क्यों जीता वो? आलीशान ज़िंदगी आराम से जी सकता था, क्यों ये सब किया उसने? और आप जो नेहरू फैमिली की बात कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मौतें उनके परिवार में हुई है ऑन चेयर रह के। वो बात भी है। इंदिरा जी गए, सारे लोग उनके परिवार से गए, तो सबसे ज़्यादा भोग देश के लिए दिया ही है ना। आप किसी की भी बात कर लो, बहुत सारे साल के बाद मोदी की बात कर लो, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना। इतनी सारी जो गालियाँ दी जा रही है, वैसा तो बिल्कुल है ही नहीं। मेरे को आप बताओ, जब गोधरा काउंट हुआ तो आपकी उम्र कितनी थी? मैं तो बहुत छोटा था, मेरी बहुत ही लाइट मेमोरीज है, मेरे गांव की है। मुझे उसके बारे में 2 साल का था, मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं दूसरी कक्षा में था। ओके। और ज़्यादा तो मुझे याद भी नहीं है, बराबर। क्योंकि वैसे छोटे टाउन में हुआ भी कम था, और बड़े शहरों की बातें सुनते थे, पर उतना भी मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है। तो आपको ओवरऑल पता है सही एज इन के इवेंट में क्या हुआ था? सारी बातें सुनने को आती है, पर क्योंकि हम उतने बड़े ही नहीं थे, और हाँ जो भी हुआ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे आप देखो तो जो शहरी इलाका है वहाँ पे ज़्यादातर ये सारा हिंसा वगैरह हुई। उसके अलावा आप छोटे छोटे गांव देखो जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकदम पास पास मोहल्ले में रहे, आज भी उनका घरोबा है एक दूसरों के साथ।
वैसे ही पहले रहते थे जैसे आज रहते हैं, क्योंकि अभी शायद पॉलिटिकल जो भी है टेंशन उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ा होगा, पर बहुत सारी जगह वहाँ पे नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि उनका जैसे गुजराती में बोलते हैं वाटकी व्यवहार, और हर रोज का व्यवहार था उनके साथ। उनको और पता था कि भाई लोग कैसे हाँ, क्योंकि है, first hand ये देखा हुआ समय है। और पहले भी हुआ है ये सब, तो ये दौर गुजर जाएगा, क्योंकि इसमें हिंसा की ज़रूरत नहीं है, इंसानियत ज़्यादा। मेरे गांव की आपको बात करूँ तो मेरे गांव में 2-3 दुकान जलाई गई, अच्छा। तो कई सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रातों रात उनको पूरा घर का सामान भर के उनको सेफ जगह ट्रांसफ़र किया। हिंदुओं नहीं। हाँ, वैसे भी एग्जाम्पल्स है। बराबर। तो ये तो इंसानियत की बात है ना, तो ये मैंने सुनाई बात है, पर ऐसा भी हुआ, कई सारी जगह हुआ होगा। तो सिर्फ हेट्रेट्स के बीच में ऐसी इंसानियत ही जो हमें एक आस जगाती रहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी इंसानियत बची है। आप जब ऐसा ये सारी चीज़ों के एज एन जर्नलिस्ट पीछे वापस देखते हो, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई हुई थी, ये प्लान थी, या फिर मतलब कैसे हुआ होगा फिर तो यार, और इतने इतने स्केल पे? जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, पर प्लस जो मेरे को उसके बाद में जो हुआ, बहुत सारे लोगों से बात भी जब करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री भी क्या हमने बीबीसी देखी, में आप थे? हर एक का वर्जन अलग अलग है उसमें। बराबर। आपको बताऊँ तो सबके वर्जन अलग अलग है। हिंदुओं का कहना है कि इन्होंने स्टार्ट किया, मुस्लिमों का कहना है इन्होंने स्टार्ट किया, पर बात क्या है, हुआ क्या, रिजल्ट हमें क्या मिला? डिस्टेंस बढ़ा। क्या हुआ? हेट रेट्स बढ़ा। क्या हुआ? इंसानियत कम हुई। आज भी कुछ भी होगा बराबर है, तो क्या कौन मरेगा? इंसानियत मरेगी। अभी प्लेन क्रैश हुआ तो आसपास जितने भी कम्युनिटी रहती है वो देखने गए थे कौन सा आदमी इसमें मरा है, कौन सी नात का है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से संप्रदाय का है, या जाके मदद की। मदद तो पता नहीं कुछ हो पाई कि नहीं हो पाई, पर सभी लोग जुड़ गए थे। मैं वहाँ पे 1 घंटे के बाद पहुँचा। रिपोर्टर्स भी अपना काम छोड़ के, क्योंकि उनको लगा बचा तो कोई था ही नहीं, जो एक बंदा बचा उसके बारे में किसी को पता नहीं था, पर वो भी जुड़ गए थे काम में। कपड़ा इतना सारा चाहिए था कि उसको उठाने के लिए भी, क्योंकि सारे कर्मचारी आग बुझाने में लगे थे। 3-4 डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स वहाँ मौजूद थी, आसपास के आर्मी कैंप के लोग थे, लोकल पुलिस थी, सब लोग वहाँ अपना अपना काम कर रहे थे। लोकल लोग क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी इंसानियत ये है, सारी कम्युनिटी खाना लेके आ रही थी, जो काम कर रहे सारे लोग पानी पिला रहे थे, उनको दिक्कत ना हो काम में, उस तरीके से पानी पिला रहे थे। लोगों ने अंदर से डॉलर पाउंड से लेके बहुत सारे कीमती दस्तावेज, बहुत सारे गहने, सब कुछ मिला। और वो ऐसा तो नहीं था जिनको मिला वो एरिया भी इतना पैसे वाला ही नहीं, जिनको मिला उन्होंने सबमिट किया। ये है हमारी इंसानियत। सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये सारी चीज़ें। लोगों की लाशें किस हालात पे जली हुई पड़ी थी, सिविल में आप देखो तो इतना बुरा माहौल था। पूरे अहमदाबाद के पूरे राज्य के जितना मेडिकल स्टाफ है उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने वॉलेंटियरली वहाँ जाके मदद पहुँचाई है, वो सारी चीज़ हम डिजर्व करते हैं, नहीं कि ये सारे दंगे वगैरह। वो यूनिटी हमें चाहिए, और ऐसे ऐसे हालात में तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। वो जो हमने देखा, मैंने पूरा रिपोर्टिंग किया, मेरे पास विजुअल भी, उसके बाद डिस्कवरी में भी जो डॉक्यूमेंट्री की उसमें मैंने काम किया लोकल सपोर्ट पर। ये सारी जो चीज़ें वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए, क्योंकि बुरे हालात में जब साथ में खड़े रहते हैं तभी देश आगे बढ़ता है, नहीं कि एक दूसरे से लड़ाई करने की ज़रूरत है। मोदी एज इन पीएम अच्छे थे या एज इन सीएम? अब पीएम अच्छे है या एज इन सीएम? यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि पद बढ़ा है शायद सीएम से पीएम तक का, पर वैसे तो मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे थे या बुरे थे, पर मुझे तो सेम ही जो गुजरात मॉडल फॉलो किया जा रहा है वही मुझे तो दिख रहा है। उसमें कुछ बड़ी चीज़ ज़्यादा नहीं दिख रही, वहाँ मोटे तौर पे दिख रहा है, यहाँ जो उसका स्केल छोटा था उसको भी बड़े तौर पे वहाँ पे एकदम सेट करने की कोशिश की जा रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, क्योंकि सारे देश में तो सब तो गुजराती है नहीं, तो वो वाला सीन है। बट गुजरात एज इन स्टेट उन्होंने क्या किया कि जिसके हिसाब से गुजरात एज इन develop हो गया? स्टेट आपने और हमने किया जो किया है, सब लोग कैमरे पे पीछे बैठे उन्होंने किया, या नहीं है उन्होंने किया। हमारा जो कम्युनिटी है पंजाब, गुजरात,
ये सारी जगह की बात करो आप तो दुनिया में एस्टाब्लिश्ड है। जहाँ जहाँ पे जो भी दिक्कतें आती है गुजराती या पंजाबी आगे रहते मदद करने के लिए। आज भी गुजरात में बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, सामाजिक संस्थाएं काम करती है। जब जब दिक्कतें आई तो उन्होंने अपने से स्कूल्स पहले बनाए हुए, अस्पतालें अपने से बनाई हुए। उसकी वजह से सरकार का काम इतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सेवाएं दी जा रही है ऑलरेडी, तो सरकार का इतना बर्डन नहीं था। शैक्षणिक संकुल आप देखो तो 50 साल पहले से जो बाहर जाके बसे, अफ्रीका में हो और यूएस में हो या ब्रिटेन में कहीं पे भी जाके बसे गुजराती, उन्होंने वो उनका हर साल रहता है कि नहीं इतना फंडिंग हम गांव में देंगे, अपनी गांव के स्कूल भले ही तख्ती लगाए वहाँ पे प्राइड एक फील करे, पर उनका रहता है कि नहीं मेरे गांव में मेरे नाम की स्कूल हो। वो ऐसा नहीं सोचेंगे मेरा बंगला ही बढ़ाओ, नहीं नहीं, वो उन्होंने स्कूल बनवाई अच्छी। और कोविड में भी आप देख लो हर जगह दिक्कतें हुई। गुजरात में आप देखो लोग सामने आए, लोगों ने सेवा की, पुलिस की सेवा की, पानी दिया, लोगों को खाना दिया, जो दौड़ के जा रहे थे अपनी जान की परवाह करे बिना उनकी सेवा की। तो ये हमारे अंदर खून में है सेवा करना, तो उसकी वजह से हम आगे बढ़े। और कहाँ 50-100 साल पहले, गांधी से भी पहले की बात करो तब से विदेश में रह रहे गुजराती। ऐसा तो है नहीं कि अभी गए, पीढ़ियों से वहाँ पे रह रहे, बड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे, पॉलिटिक्स में भी वहाँ पे घुस गए हर एक जगह पे। तो हम इंसान के तौर पे गुजरात इंसानियत की वजह से आगे बढ़े, मैं वो वैसा सोचता हूँ। और गुजराती अपने जो सारे फील्ड पे टॉप है, आप कोई भी फील्ड में देख लो आपको गुजराती मिल जाएंगे। केनिया जाओगे तो भी आपको गुजराती मिल जाएंगे, अच्छे मतलब अच्छा कर रहे हैं। तो अपनी ऐसे जो कम्युनिटी है उसने ऐसा क्या डिफ्रेंशिएट किया है जो पूरे इंडिया में अपना इतना डंका बचता है? पहले तो गांव छोड़ के आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात है। आप कितना भी पुराना एग्जाम्पल ले लो, वो श्री राम हो, वो कृष्ण हो, अभी की बात कर लो तो गांधी हो, सरदार हो, या अभी एकदम वर्तमान की बात करो तो मोदी हो। मोदी जी हो, हाँ। तो जिसने गांव छोड़ा उनका विकास हुआ, वो हमने पहले से भी देखा है। फिलोसोफर्स भी कह के गए। तो दरिया इतना बड़ा है तो व्यापार स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा हो गई, और लोगों को लगा कि नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। विदेशों में गए, वहाँ जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, वहाँ की भी लोकल जो कम्युनिटी है उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की, ऐसा हमने सुना भी है। तो उसकी वजह से गुजराती, और सबसे बड़ी बात गुजराती को चाल से फाव से भाव से, आज ये जो 3 शब्द हैं, तो चल जाएगा कुछ भी कर लेंगे, तो उसकी वजह से वो एक्सपांड हुए हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो राजस्थान से, यूपी बिहार से जैसे लोग गुजरात में अपने श्रम रोजगार के लिए आते, एक कमरे में रह लेते, दुकान भी किराने की करेंगे राजस्थान से कोई तो वहीं रह रहा होगा, वहीं काम कर रहा होगा, वहीं कमाता होगा। वैसे गुजराती बाहर गए, मोटेल में काम किया, वहीं रह रहे वही, वैसे करके करके उनका एक सेविंग जो स्किल थी उसकी वजह से एक्सपांड हुए, पैसा बचाना सीखे, एक्सपांड होते रहे। और जैसे पारसी गुजरात में एकदम इन्वॉल्व हो गए, वैसे गुजराती वहाँ जाके एकदम इन्वॉल्व हो गए, तो उसकी वजह से ज़्यादा विकास हो पाया, मुझे ये लग रहा है। ओके। और रिसेंटली आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अपने देश पे खतरा है कि, क्योंकि रिसेंटली अभी बॉम्ब से वापस वो दिल्ली में हुआ था पूरा, किस बात का आपको? जो I-20 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कहने का मतलब, तो ऐसा अभी स्लीपर सेल्स जो एक्टिव हो गए हैं या क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि खतरा तो हमेशा पहले भी रहा है, पहले भी हमने पुराने समय में भी देखा। 26/11 से बड़ा हमला तो देश ने देखा ही नहीं। तब मुझे याद है मैं 7वीं कक्षा में था, पूरा दिन टीवी के सामने बैठा था। वो जो हालात है हर समय हर तौर पे, थोड़े थोड़े समय के बाद ये सब होता रहता है, देश पे ऐसा माहौल आता रहता है। और वो कोई भी देश हो, ये हेट रेट किसी ना किसी का रहता ही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हालात में हम, जैसे मैंने प्लेन क्रैश के बारे में, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ यूनिटी साथ में खड़े रहे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कम हो सकती है। ख़त्म होने का तो मुझे पता नहीं, पर बिल्कुल कम तो हो ही सकती है। पॉलिटिक्स से परे हो, जूथवाद से परे हो, धर्मवाद से परे हो, इंसान की तौर पर जब देखते रहेंगे तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये खतरे कम ही हो रहेंगे। अपने नेबरिंग कंट्रीज़ का भी थोड़ा दिक्कत है अपने वहाँ पे, क्योंकि चाइना उस टाइप से थोड़ा उनको लैंड का इश्यू है, पाकिस्तान के साइड से भी थोड़ा इश्यू, बांग्लादेश से भी लोग आते जाते, अपने सिक्योर ही नहीं हुए कभी। तो ये
हमने इसीलिए तो लोगों को चुन के वहाँ पे भेजा है। बड़ी बड़ी विश्वगुरु की हम बातें करते हैं, आपने ही बोल दिया क्या हालात क्या है वो तो हम जानते ही है। ऊपर से पहलो सगो पड़ोसी या वो આપણે कहिए, हाँ तो हुआ क्या है कि सबसे पहला व्यापार आप किससे करेंगे? अपने दुकान की। तो मोहल्ले में जो आजू बाजू के जो हाँ एरिया हाँ होंगे हाँ वहाँ पे तो आप चाइना करोगे। कितना स्मार्ट है, पहले आजू बाजू सामान तो बेचेगा ही, हाँ भले उनसे रिश्ता अच्छा ना रखे पर सामान तो बेच ही सामान देने का है। हाँ सही हमने बात। क्या किया, हम ट्रेड बंद कर देंगे। हाँ। अरे नुकसान किसका हुआ? पर अपने ले भी क्या लेते हैं पाकिस्तान से, अरे बांग्लादेश से, किसी चाइना से। किसी भी हाँ छोटा भी मुनाफा हो, ट्रेड करके भी दुश्मनावट तो कर ही सकते हैं हाँ ना। मतलब बड़ा उनके हाँ पैसे से तो थोड़ा स्मार्ट बंदूकबाजी होना करो। जरूरी है या इमोशनल होना जरूरी है? वो बात भी है। इमोशनल होने से नुकसान ज़्यादा है। आप वो ब्रेकअप में हो या ये वन टाइप ऑफ ब्रेकअप ही है, हाँ तो सिर्फ इमोशन से नहीं सोचा जा सकता। स्ट्रैटेजिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से सारी चीज़ होनी चाहिए। और अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, सारी जो विपक्ष को भी साथ में लेके दुनिया में फिर रहे हैं, तो फिर भी ऐसी हालत। जिसको गालियाँ दे रहे उन्होंने तो दो हिस्से में बांट दिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश कर दिया। और अभी बड़ी बड़ी बातें करके वही पुरानी चीज़ वापस रिपीट हो रही है, वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही है। तो फिर कौन सी फॉरेन पॉलिसी और कौन सा विश्व गुरु? अपने पड़ोसियों को संभाल नहीं सकते, छोटे छोटे देश है। चाइना को तो यूएस भी नहीं संभाल पा रहा, हम क्या संभालेंगे? यही तो रियलिटी है। अरुणाचल के लोगों को वो कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं यार हम यहीं के हैं, फिर भी हमारे पास सवाल उठ। अरे कैसे कोई बोल जाए अपने देश वालों को ऐसा कुछ? अब और बाहर की बात चलो छोड़ दो, हम कितना उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। सही बात है। कौन से वर्ड से बुलाते है? अवेयरनेस अपने में, किससे कैसी बात करनी अवेयरनेस है अपने में। तो अपने ही लोगों को अपने ही देश के लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो और लोगों से, पड़ोसियों से तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? चाइनीज नहीं, वो अपने लोग ही है, पर तो दिखते वही वैसे वही हैं, तो वो पर यार शब्द लेते का ही। इस्तेमाल ही क्यों होना चाहिए? सही बात है। वो अपने देश में लोगों को, भाई मैं जो पहले बोला था कि सर्टिफिकेट कौन देने वाला है? उनके ऊपर उंगली करके आप बोलोगे क्योंकि वो अलग दिखते हैं आपसे। आप भी किसी से अलग दिखते हैं ना। वैसे हम भी कहीं से और से माइग्रेट होके ही आए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनसे तो हम भी अलग दिखते हैं। तो क्योंकि आपसे अलग दिखते हैं, आपने देखा नहीं उसका मतलब उसके उस पर सवाल उठाओगे। ये अवेयरनेस बाहर से तो आएगी नहीं ना, वो तो घर पे दी जाएगी। घर पे सवाल ना पूछने की वजह से ये दिखाओ ना कि ये है देश, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं, ऐसे ऐसी बातें बोली जाती है। साउथ में कोई अलग लैंग्वेज बोल जाते हैं तो उसका भी अलग तरीके से मजाक उड़ाते हैं। महाराष्ट्र में भी अभी ऐसा मराठी नहीं आती, आना हाँ मत महाराष्ट्र। हाँ मराठी नहीं आती। वो अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा 26/11 में, संदीप उन्नीकृष्णन, वो देख के मराठी सीख के वहाँ पे बचाने के लिए आया था ताज में। उसने बोला था कि नहीं मराठी नहीं आती, मैं नहीं आऊँगा, ऐसा बोला था उसने। बिल्कुल नहीं। उसने क्या सोचा, मेरा देश है, मेरे लोग है। भाषा, ये सब पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है जिस पे बांट दिया जाता है। और स्थानीय इलेक्शन आने के वक्त ही ये सब चीज़ें क्यों उठती है? क्योंकि उनको पॉलिटिकल अंदर उनका मुनाफा दिखता है, उसी वजह से लोगों को बांटते हैं। इसी टाइम तो हमें एकदम एक रहना है। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का प्राइड किसी भी चीज़ का, जैसे जाति का प्राइड, जैसे धर्म का प्राइड, जैसे लैंग्वेज का प्राइड भी वही चीज़ है। लैंग्वेज क्या है? आज से 1000 साल पहले गुजराती भी, मतलब इन एन एग्जाम्पल, भाषा कोई भी हो अपभ्रंश होकर नई भाषा बनती है। संस्कृत पहले बोलते थे, अभी फिर हिंदी हो गया, फिर ऐसे कोई भी दूसरी- भाषा हो, हाँ, अपभ्रंश होके उसमें से नई भाषा नहीं निकलती निकलती है। हाँ। तो कोई भाषा अपभ्रंश होगी तभी नहीं निकले। और लैंग्वेज तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है, उनका टूल्स है। बराबर। उसका प्राइड लेके उसमें बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आप एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन कर पाओ, वो कोई भी लैंग्वेज हो। और जो बोल नहीं पाते उनकी तो लैंग्वेज एक ही है वर्ल्ड वाइड, जो इशारों से समझाते हैं, जिनका आवाज़ नहीं निकल पा रही। हाँ, तो वो कैसे लैंग्वेज का प्राइड करेंगे? ये जो बोल पा रहे हैं वो लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा है। बहुत खराब चीज़ है यार एक्चुअली। कोई नहीं यार, सागर भाई एंड नोट पे अपने आ गए। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। आप व्यूअर्स को बोलना चाहो, आपका लास्ट कुछ आपका? बस हाँ। अच्छे से ज़िंदगी जियो, परिवार के बारे में सोचो, किसी का झंडा मत बनो, और लोगों से अच्छे इंसानियत के तौर पे, स्पेशली जानवरों के लिए भी बोलो। पेड़ पौधों, हमारा भी एक टैगलाइन है, जड़ जंगल ने जमीननी बात करीशु, हमारा सोमान का टैगलाइन है। वैसे ही आप इंसानों की बात करो, जो बोल नहीं पाते उनके लिए बात करो, अच्छे से जीवन जियो, अच्छा खाओ
अच्छी हेल्थ रखो और लोगों से प्यार बढ़ा के रखो। इस हेट्रेट्स की टाइम में लोगों से झगड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने जीवन में भी अपने पे क्या गुजर रही है वो अपन को ही पता है। तो दूसरों पे वो गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी प्यार दो, वो भी खुश हो जाएगा। आपको क्या पता कौन इंसान कब मदद आपकी कर ले। बस। थैंक यू सागर भाई यार, बहुत थैंक यू, मजा आया थैंक यू, बात मज़ा करके। आई गई।